हाँ तो दोस्तों, आज अपन वाटर ट्रीटमेंट का जो भी अपना थोड़ा बहुत बचा हुआ है, मेनली तो बायोलॉजिकल पैरामीटर बचे हुए हैं। और बायोलॉजिकल पैरामीटर के बाद अपन उससे पहले अपन एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट है लेंगेली LSI RSI। LSI को बोलते हैं लेंगेलियर सेचुरेशन इंडेक्स। LSI पूरा कॉन्सेप्ट किस चीज़ पे है कि पानी पानी में कैल्शियम कार्बोनेट परफेक्ट सेचुरेशन बना के रखना चाहता है। बस एक यही कॉन्सेप्ट है कि पानी में कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैसे बना कैल्शियम कार्बोनेट, CO2 + H2, नहीं सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो परफेक्ट सेचुरेशन बना के रखना चाहता है। इस ये कार्बोनेशन का एक प्रोडक्ट है। CaOH2 मान लो, पानी में कौन गया, H2CO3 बना हुआ था, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। किससे बनता है? कार्बोनेशन से। लाइम था ऑलरेडी, हमने कार्बोनेशन करवाया, यानी CO2 ऐड करवाई। CO2 पानी में जाते ही H2 साथ रिएक्शन करके H2CO3 बना लेती है, और इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि प्रेसिपिटेट होता है। इसलिए जब जब हम लाइम सोडा प्रोसेस करते हैं, लाइम प्लस सोडा प्रोसेस होती है, किसके लिए? रिमूव हार्डनेस के लिए। जब ये प्रोसेस होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और फिर प्रेसिपिटेट बनता है। इस रूप से अपनी हार्डनेस जो होती है वो रिमूव होती है। ठीक है, तो अब लेकिन होता क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट पूरा इतना जल्दी से प्रेसिपिटेट नहीं बन जाता कि जल्दी से रिएक्शन कराई और प्रेसिपिटेट बन गया। लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो आराम आराम से बनता है। और जब आराम आराम से बनता है तो क्या होता है, ये ये कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ सेट ना होके ये पाइपलाइन में जाके सेट होता है। जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन होती है वहाँ जाके सेट होता है। तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ फिर हो जाता है स्केलिंग। तो इसको रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्केलिंग हो ही ना, इससे बचने के लिए अपन एज ए प्रिवेंटिव एक्शन, एक तो प्रिवेंटिव एक्शन होता है, एक होता है करेक्टिव एक्शन। मतलब ये हो ही ना, इसके लिए अपन पहले क्या करा देते हैं, तो ये कार्बोनेशन करवा देते हैं, रिकार्बोनेशन करवा देते हैं। इससे क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट बनने वाला होता है वो वापस CO2 के साथ रिएक्शन करके CaHCO3 बना देता है, और जो कि पानी में घुल जाता है। इतनी हार्डनेस तो अपने को चाहिए भी होती है, पानी में इतनी हार्डनेस तो चाहिए होती है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि पानी के अंदर, पानी में कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट मान लो, ये पूरा सेचुरेशन में रहता है। मतलब अपने फिक्स कर रखा है कि भाई मुझे इतना इतने सेचुरेशन में तो रहना ही रहना है। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा, इस सेचुरेशन से ज़्यादा अगर कैल्शियम कार्बोनेट होगा पानी के अंदर, तो वो हटाता चला जाता है। इससे क्या हो जाती है, अपनी स्केलिंग हो जाती है। और अगर इससे कम मिला, पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट सेचुरेशन से कम हुआ, तो इसको कहीं ना कहीं से कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो जो पाइप के चारों तरफ जो पहले स्केलिंग करके जो चिपका रहता है, उसमें से ये पानी के अंदर, पानी अपने अंदर घोल लेता है, पानी में घोल लेता है। इसको क्या बोलते हैं कि कोरोजन हो गया, क्योंकि ये जो ऑलरेडी स्केल्ड कैल्शियम कार्बोनेट था, पानी के पानी के लिए जो पाइपलाइन थी, उसके अंदर की सरफेस पे कैल्शियम कार्बोनेट था, क्योंकि स्केलिंग हुई थी पहले, तो इसलिए लेयर बनी हुई थी। और पानी में अगर फिर किसी टाइम पे अगर कैल्शियम कार्बोनेट कम हुआ, तो पानी तो लेना चाहेगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि उसको तो सेचुरेशन बना के चलना है। और जब सेचुरेशन बना के कैल्शियम कार्बोनेट लेगा, यहाँ से हटाएगा, ऑलरेडी जो स्केल्ड है उसको हटाएगा, तो अपन इसको बोलते हैं कोरोजन। ये दोनों प्रोसेस चलती रहती है पानी के अंदर। पानी में कैल्शियम कार्बोनेट परफेक्ट सेचुरेशन बना के रखना चाहता है। नो स्केलिंग, नो कोरोजन, परफेक्ट बैलेंस। देखो, ठीक है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट अपने परफेक्ट सेचुरेशन में होगा, तो ना तो स्केलिंग होगी, तो ना तो कोई डिपॉजिट होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, ना ही कोरोजन है, ऑलरेडी स्केल्ड है,
जो कैल्शियम कार्बोनेट चिपका हुआ है पानी की पाइपलाइन के चारों तरफ अंदर की साइड, तो उस वो हटेगा भी नहीं, मतलब कोई कोरोजन भी नहीं होगा। दोनों परफेक्ट बैलेंस में रहेंगे, कौन, पानी और कैल्शियम कार्बोनेट, या पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कैसे परफेक्ट सेचुरेशन होगा। लेकिन अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा परफेक्ट सेचुरेशन में रहे पानी। तो क्या होता है, कई बार अगर सुपर सेचुरेटेड होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, पानी एक्स्ट्रा कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ देता है, उसका प्रेसिपिटेट बना देता है। और इस चीज़ से क्या होती है, जहाँ कहीं डिपॉजिट करेगा वहाँ स्केलिंग हो जाएगी। और स्केलिंग का ही बड़ा भाई कौन है, इंक्रस्टेशन है। ठीक है, अब अगर कम हुई कंसंट्रेशन, जिसकी कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन अगर पानी में कम हुई, तो पानी तो कहीं ना कहीं से कैल्शियम कार्बोनेट का जुगाड़ करेगा, और वो जुगाड़ उसको मिल जाता है पानी की पाइपलाइन के अंदर। क्योंकि क्या हुआ था, कल स्केलिंग हुई थी, यहाँ से स्केलिंग हुई थी, अगले दिन मान लो कि पानी अंडर सेचुरेटेड हो गया, तो जो कल वाली जो स्केलिंग थी आज उसको रिमूव कर लेगा और अपने अंदर मिक्स कर लेगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो पानी को जो कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए अगर अंडर सेचुरेटेड है, तो कहाँ से लाएगा वो, पाइप की दीवारों पर जमा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लेगा। और ये इसी को कहते हैं कोरोजन ऑफ पाइप। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट का हो रहा है, ठीक है, तो कोरोजन बोल दिया। और अगर आयरन का हो रहा होता तो अपन इसको रस्टिंग बोल देते हैं। रस्टिंग क्या है, कोरोजन का ही एक टाइप है जो कि मेटल्स के लिए अपन यूज करते हैं। अब एक इंडिकेटर आया कि भाई आप लोग कैसे मेजर किया जाए कि रस्टिंग होगी नहीं होगी, स्केलिंग होगी, डिपोजिशन होगा, या फिर कोरोजन होगा पाइप के अंदर। तो एक कॉन्सेप्ट आया एलएसआई निकालने का। लेंगेलियर नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक इंडेक्स दिया, लेंगेलियर सेचुरेशन इंडेक्स। उसका फॉर्मूला बनाया पीएच माइनस का पीएचएस। पीएचएस वो पीएच है पानी की, वो, ठीक है, वो पीएच मतलब है तो ये पीएच माइनस का लोगो ऑफ एच प्लस ही, लेकिन इस एच प्लस की कंसंट्रेशन पे या फिर इस पीएच पे पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पर ये परफेक्ट सेचुरेशन में रहता है, परफेक्ट सेचुरेशन में रहता है। तो एट परफेक्ट सेचुरेशन उसकी पीएच हो गई पीएचएस। ये पीएच नॉर्मल पीएच है, ठीक है, हमने मेजर करी किसी टाइम पे कि अभी पीएच कितनी आ रही है। तो अगर एल एस आई जीरो है तो पीएच बराबर पीएचएस, यानी आ गया परफेक्ट सेचुरेशन में। एल एस आई लेस देन जीरो, यानी पीएच क्या हो गया, लेस देन पीएचएस है, तो मतलब पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कम है, तो क्या हो गया, पीएच लेस देन पीएचएस, अंडर सेचुरेटेड हो गया। अब वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा, अंडर सेचुरेटेड है तो क्या करेगा, कोरोजन करवाएगा। और एल एस आई ग्रेटर देन जीरो है, क्या है, एल एस आई ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो मतलब पीएच ग्रेटर देन पीएचएस, यानी पानी के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन है वो सेचुरेटेड वाले जो कंसंट्रेशन चाहिए होती है उससे भी ज़्यादा है। मतलब क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है पानी में, तो क्या करेगा ये, स्केलिंग करेगा, डिपॉजिट करेगा, उसको बोलेंगे अपन स्केलिंग। तो क्या करेगा, सुपर सेचुरेटेड है तो अक्सर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बना देगा, मतलब स्केलिंग करेगा। अब क्या कॉन्सेप्ट रहता है, नॉर्मली अपन पानी के पाइप में करते क्या है, नॉर्मली हम एल एस आई ग्रेटर देन जीरो ही रखते हैं। क्यों, थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। क्यों, क्योंकि अपने को थोड़ी सी स्केलिंग करवानी होती है, पाइप के अंदर स्केलिंग करवानी होती है, ताकि पानी की जो मान लो कास्ट आयरन का पाइप है, तो ऐसे अगर सीधा पानी जाएगा तो उसमें पानी के अंदर डीओ रहता है, तो हो सकता है कि कोरोजन करवाए, डीओ काम तो कोरोजन करवाना ही है। तो अपने और एक चीज़ और होती है, अपन एल एस आई थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। क्या होगा, एल एस आई ज़्यादा, एल एस आई मतलब पी एच ग्रेटर देन पी एच एस। एल एस आई का फॉर्मूला क्या था, पी एच माइनस का पी एच एस। अगर ये ज़्यादा है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पी एच क्या हो गया, ग्रेटर देन पी एच एस हो गया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा कंसनट्रेशन है। तो क्या करेगा ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा तो एक चारों तरफ पाइप के अंदर ये क्या बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। क्योंकि ये कल को काम आएगी। क्यों, क्योंकि किसी दिन हो सकता है एल एस आई लेस देन जीरो भी आ जाए, एल एस आई लेस देन जीरो आ जाएगा तो इसको रिमूव कर देगा और पानी के अंदर घोल के ले जाएगा। तो अपने पास कुछ होगा तभी तो घोल पाएगा पानी, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर भी आ गई कि डीओ की वजह से कोरोजन वगैरह भी नहीं होगा। तो इसके दो फायदे हो जाते हैं कि अपन नॉर्मली थोड़ा सा एल एस आई ग्रेटर देन जीरो रखते हैं, ताकि पानी के अंदर एक पतली, पानी की पाइपलाइन के अंदर एक पतली सी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए, इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की कंसनट्रेशन की, कैल्शियम कार्बोनेट की, प्रेसिपिटेट की।
ठीक है, तो LSI को ग्रेटर देन ज़्यादा जीरो रखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, क्या, क्योंकि स्केलिंग होगी कि पाइप को कोरोजन से बचाना है। यही प्रोटेक्टिव लेयर फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए ऐसा सिस्टम कर देते हैं अपन। अब अगर देखो LSI मान लो कम हुआ, लैंगलियर सेचुरेशन इंडेक्स कम हुआ, मान लो पीएच माइनस का पीएचएस, और ये LSI है, ये मान लो लेस देन जीरो हो गया। लेस देन जीरो होगा तो पानी को पीएच कम हो गया, लेस देन पीएचएस। अब पानी को क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, क्योंकि कम बढ़ गया। चाहिए तो क्या करें, अपन करवा देते हैं रिकार्बोनेशन। रिकार्बोनेशन क्या करता है, रिकार्बोनेशन जो कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी प्रेसिपिटेट हो रखा होता है, मान लो सेडिमेंटेशन टैंक में, या मान लो कि अपन इसको हार्डनेस रिमूवल या सॉफ्ट वाटर वाले में हम हटा रहे थे, ठीक है, लाइम सोडा प्रोसेस से अपन हटा रहे थे। लाइम सोडा प्रोसेस में अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट को हटा ही था, यानी हार्डनेस अपन हटा रहे थे तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हट रही थी वो। और अब पता चला कि पानी का LSI कम हो गया, हमने इतना हार्डनेस हटा दी, पानी का LSI लेस देन जीरो हो गया। तो पानी को तो कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होता है कुछ, तो सेचुरेशन वाला तो चाहिए होता है, तो कहाँ से लाएंगे, फिर अपन करवाते हैं रिकार्बोनेशन। रिकार्बोनेशन क्या करता है, जो ऑलरेडी सेट हो चुका होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन चुका होता है, इसके ऊपर रिएक्शन करती है रिकार्बोनेट, मतलब CO2, और क्या बनाते हैं, CaHCO3 बना देते हैं। CO2 जैसे ही ऐड करोगे वो क्या बना देगा, वो बना देगा H2CO3। ये तो आपस में घूमते रहते हैं, कभी H प्लस HCO3 माइनस बना देंगे, ये तो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। CO3 2 माइनस HCO3 माइनस OH माइनस, इनके आपस में चलता रहता है H2CO3 का, तो जो आपने कल पढ़ा था एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी का मेजर सोर्स यही था, मेनली तो एसिडिटी का है मेजर सोर्स। ये पानी के अंदर जैसे CO2 ऐड करते हैं, CO2 प्लस H2O क्या करता है, H2CO3 बनाता है, और ये H2CO3 ही ब्रेक होता रहता है इसके अंदर, कभी H प्लस HCO3 माइनस के रूप में, ठीक है। तो ये एसिडिटी देता है, ये एल्कलिनिटी देता है, ये आगे और ब्रेक होता रहता है, H प्लस प्लस का CO3 2 माइनस, ये क्या दे रहा है, एसिडिटी, ये क्या दे रहा है, एल्कलिनिटी। तो पूरा सिस्टम चलता रहता है, तो साथ में OH माइनस रहता ही रहता है पानी के अंदर, तो पूरा एल्कलिनिटी का सिस्टम और एसिडिटी का सिस्टम ऐसे चलता है। तो इसलिए पानी के अंदर H2CO3 जरूरी होता है, और वही कैल्शियम कार्बोनेट भी जरूरी होता है, ये सब सिस्टम ऑटोमेटिक चलता रहता है। अब इसको बस ये समझना है कि क्या जरूरी क्या चीज़ है, अपने लिए समझना क्या जरूरी है। LSI अगर कम हुआ, LSI लेस देन जीरो हुआ, मतलब मान लो पानी को, पानी में क्या कम है, कैल्शियम कार्बोनेट कम है, पीएच कम आ गई पीएचएस से, क्या मतलब कैल्शियम कार्बोनेट कम है, ढूंढ रहा है वो पानी, कैल्शियम कार्बोनेट ढूंढ रहा है, कहाँ से मिलेगा, हम करवा देते हैं रिकार्बोनेशन। क्या होगा रिकार्बोनेशन में, हम ऐड करेंगे CO2, और वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती है, CO2 मतलब H2CO3 मानो, और ये कैल्शियम कार्बोनेट को जो प्रेसिपिटेट बना हुआ था उसको वापस घोल देती है, क्या बना देती है, CaHCO3 बना देती है। ये पानी के अंदर क्या है, घुल जाता है, ये घुल जाता है, प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। आ गया पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, यही तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कभी ये डैमेज होगा, ये टूट के CO3 2 माइनस बना देगा कभी कुछ, ठीक है। तो ये पानी के अंदर क्या आ गया, LSI हमने अचीव कर दी, तो रिकार्बोनेशन करवा के अपन LSI अचीव कर देते हैं, ठीक है। प्रिवेंट कैल्शियम कार्बोनेट टू मेक मोर स्कूलिंग इन पाइप, पाइप के अंदर स्केलिंग नहीं होगी, तो कुछ कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर, पाइप के अंदर जाके सेट होता, हमने पहले रिकार्बोनेशन करवा के उसको जो प्रेसिपिटेट बनने वाला था हमने उसको वापस घुलवा दिया, और कैल्शियम HCO3 ये बनवा दिया, ठीक है। तो ये हमने प्यारा प्यारा काम कर दिया कि LSI अगर कम हो तो अपन रिकार्बोनेशन करवा देते हैं।
रिकार्बोनेशन हमने कल भी पता नहीं देखा था कि नहीं देखा था, सॉरी। लाइम सोडा प्रोसेस में रिकार्बोनेशन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि कुछ कैल्शियम कार्बोनेट का पार्ट एकदम से प्रेसिपिटेट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि पानी कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसे छोड़ता नहीं है, पहले चेक करता है पूरा कि एलएचआई वगैरह सब कितनी है। यानी ऐसा तो नहीं है अभी मैं प्रेसिपिटेट बनवा दूँ पूरा जल्दी से, बाद में मेरे पास ही कैल्शियम कार्बोनेट की कमी पड़ जाए। तो इसलिए लास्ट का जो पार्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट आराम से सेट होता है कि पीएच एल्कलिनिटी ये सब पे फर्क ना पड़े। लास्ट का पार्ट कुछ आराम से सेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसका प्रेसिपिटेट आराम से बनता है, और इसलिए अपन रिकार्बोनेशन करवाते हैं ताकि ऐसा ना हो कैल्शियम कार्बोनेट का जो लास्ट का पार्ट बन रहा है वो पाइप में स्केलिंग करवाए, पाइप में जाके सेट हो। बाकी अपन एल थोड़ा सा ज़्यादा अपन रखते ही हैं ताकि पाइप में एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए, कोरोजन से बच जाए। अब देखो पीएच क्या है, माइनस का लोगो ऑफ H+ है। पीएच एस क्या है, कैलकुलेटेड पीएच एट विच वाटर इज सेचुरेटेड विद कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ पानी जिस पीएच पे सेचुरेट हो रहता है उसको अपन बोलते हैं पीएचएस। और पीएच तो अपन निकाल लेते हैं नॉर्मल किसी भी टाइम पे। पीएचएस पे क्या होता है, नाइदर स्केलिंग नॉर कोरोजिव टेंडेंसी। पानी ना कोरोजिव करता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव भी नहीं करता, रिमूव मतलब अपने अंदर मिक्स भी नहीं करता, और ना ही स्केलिंग होती है, कोई एक्स्ट्रा पीएच भी, कोई एक्स्ट्रा कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं होता कि जिससे उसको स्केलिंग करनी पड़े। इतना ही कैल्शियम कार्बोनेट होता है कि पानी अपने अंदर सेचुरेशन में रहता है इसके साथ। ठीक है, अब क्या आया, एल तो केवल इतना ही बता रहा था, केवल डायरेक्शन बताता है क्वालिटेटिवली स्केलिंग होगा या कोरोजन होगा। फिर एक और इंडेक्स लाया गया, उस इंडेक्स का नाम दिया गया राइजनर स्टेबिलिटी इंडेक्स। ये क्या बताता है, आरएचआई सीवियरिटी भी बता देता है कि कितना स्केलिंग होगा कितना कोरोजन होगा। फॉर्मूला है 2 pHs माइनस का pH, आरएचआई बराबर का 2 pHs माइनस का pH। जो यही फॉर्मूला आगे जाके इसमें वैल्यू रखेंगे तो pHs माइनस का LSI बन जाता है। तो LSI और RSI का इन क्या बोलते हैं, इन्वर्स का रिलेशन है। अगर LSI बढ़ेगा तो RSI कम होगा, LSI कम होगा तो RSI ज़्यादा होगा। ठीक है, देख लिया। तो इनको दोनों को फॉर्मूला इंटरलिंकिंग करके याद रखना, और अभी अपन बहुत थोड़ा समझ भी लेते हैं कि क्या चीज़ है। पीएचएस सेचुरेशन पीएच एट विच कैल्शियम कार्बोनेट इन इक्विलिब्रियम। कैल्शियम कार्बोनेट क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, वो सेचुरेशन पीएच है। पीएच बराबर एक्चुअल पीएच। अब एलएसआई तो हमें पता ही है, पीएच माइनस का पीएचएस। तो आरएसआई का इसमें पुट करेंगे, क्या होगा, पीएचएस माइनस का एलएसआई। ये फॉर्मूला, एलएसआई बढ़ेगा आरएसआई कम होगा, एलएसआई कम होगा आरएसआई बढ़ जाएगा, इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहे आप ये याद कर लो, चाहे सिंपल एलएसआई का फॉर्मूला तो अपने को पता रहता ही है। एलएसआई बराबर का पीएच माइनस का पीएचएस, कि पीएचएस के कंपेरिजन में कितना भी पीएच है और उससे एलएसआई ग्रेटर देन जीरो आएगा कि लेस देन जीरो आएगा और इक्वल टू जीरो आएगा, वो अपन देख लेंगे। ये फॉर्मूला अपने को याद हो गया। और आरएसआई का ये भी पता चल गया कि आरएसआई और एलएसआई का इन्वर्स का रिलेशन है। आरएसआई बढ़ेगा तो एलएसआई कम होगा, या एलएसआई कम होगा तो आरएसआई बढ़ेगा, ये पता चल गया। अपन फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं कि पीएचएस माइनस का एलएसआई होगा, क्योंकि इन्वर्स का रिलेशन है। इन्वर्स का मतलब ये इन्वर्स नहीं होता, बढ़ने घटने के ऊपर भी इन्वर्स रिलेशन है। एलएसआई बढ़ेगा तो कुछ माइनस होगा, पीएचएस में से बढ़ेगा तो आरएसआई कम हो जाएगा। इस टाइप से इन्वर्स रिलेशन है, तो अपन ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूँ पीएच माइनस का पीएचएस, तो माइनस ये करूँगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 pHs माइनस का pH। ठीक है, अब लिमिटेशन ऑफ एलएसआई क्या थी, टेल्स अबाउट सेचुरेशन नॉट डायरेक्टली अबाउट स्केलिंग और कोरोजन। ये बस इतना ही बता पा रहा था कि एलएसआई क्या है, कि पानी के अंदर सेचुरेशन कैल्शियम कार्बोनेट है कि नहीं है, पानी सेचुरेशन में है कि नहीं है, कम है कि ज़्यादा है, बस इतना ही बता पा रहा था। ये नहीं बता पा रहा था कि स्केलिंग होगी कोरोजन होगी, बस वो तो हमने बता कर लिया था कि एलएसआई ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्केलिंग होगी कोरोजन होगा, लेकिन कितना होगा क्या होगा वो नहीं बता पा रहा था। तो आया आरएसआई का कॉन्सेप्ट।
एक्चुअल बिहेवियर फील्ड कंडीशन के हिसाब से। तो आर एस आई क्या है? अगर एल एस आई ग्रेटर देन जीरो हुआ तो पी एच में से कुछ कम होगा, पी एच एस में से। आर एस आई बराबर क्या है? पी एच एस माइनस का एल एस आई। अगर एल एस आई ज़्यादा है जीरो से तो कुछ पी एच एस में कम होगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेस देन 6। और अगर एल एस आई ज़्यादा है जीरो से तो मतलब पानी क्या करता है? स्केलिंग करेगा, क्योंकि एल एस आई क्या है? पी एच माइनस का पी एच एस। एल एस आई ज़्यादा है जीरो से मतलब पी एच ज़्यादा है पी एच एस से। पानी के अंदर एक्स्ट्रा कैल्शियम कार्बोनेट है तो स्केलिंग करेगा। तो ये आर एस आई लेस देन 6 मतलब स्केलिंग। 6 से 7 में लगभग इक्विलिब्रियम में रहता है क्योंकि एल एस आई जीरो रहता है, और ग्रेटर देन 9 में हाईली कोरोसिव रहता है। ये अपने को आइडिया है, अपन निकाल ले जाएंगे। अब आता है कि ये कॉन्सेप्ट यूजफुल कहाँ पे है, क्यों निकाल रहे हैं भाई अपन एल एस आई आर एस आई। ये होता है बॉयलर और कूलिंग टावर जो होते हैं थर्मल पावर प्लांट में, वहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आता है। बॉयलर, थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर होते हैं जहाँ पानी गर्म होता है, और कूलिंग टावर में वाटर, इसमें क्या होता है? इवेपोरेट होता है। अब कोई चीज़ वाटर में मान लो कुछ कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है, H2 के अंदर कुछ कैल्शियम कार्बोनेट था, ऐसे था जिसमें कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल थे। अब पानी उड़ गया, पानी उड़ रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो कैल्शियम 2+ की कंसनट्रेशन तो इंक्रीज होती जाएगी। थोड़ी देर में कभी यहाँ पानी बचा, कभी इतना पानी बचा, कभी इतना पानी बचा, तो इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट तो उतना ही है, तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट की कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट की कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है तो स्केलिंग का रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि एल एच आई क्या था? पी एच माइनस का पी एच एस। कैल्शियम 2+ की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, ये तो फिक्स है। ग्रेटर देन जीरो हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया मतलब स्केलिंग के रिस्क बढ़ेगी। स्केलिंग बढ़ेगा, कहीं डिपॉजिट करेगा, और डिपॉजिट करेगा तो दिक्कत आ गई, स्केलिंग की रिस्क बढ़ गई। इसलिए ऑपरेटर डेली क्या चेक करता है? पीएच चेक करता है, एल्कलिनिटी चेक करता है, कैल्शियम हार्डनेस चेक करता है, और मेजर करता है कि वेल्स पे एल एस आई और आर एस आई जैसा भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट हुआ मेजर मेजर एल एस आई, लैंगलियर सेचुरेशन इंडेक्स एंड लाइजनस सेचुरेशन इंडेक्स का। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पानी क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट को, पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की कंसनट्रेशन सेचुरेशन में रहना पसंद करती है, कि कंसनट्रेशन सेचुरेशन में रहना पसंद करती है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसको बोलते हैं पी एच एस। अब अगर मान लो पी एच ज़्यादा हुआ, पी एच एस से कैल्शियम कार्बोनेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या करेगी? वो डिपोजिट कराएगा कहीं, पानी हटा देगा कैल्शियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम कार्बोनेट को, उसको बोलेंगे डिपोजिट, उसको बोलेंगे स्केलिंग। और अगर ये स्केलिंग ज़्यादा होगी तो क्या हो जाता है? इंक्रस्टेशन हो जाता है, ठीक है। और यही अगर पी एच एस तो फिक्स है, और किसी मोमेंट पे पी एच कम है पी एच एस से मानना, यानी कि मतलब क्या हुआ इसका? कैल्शियम कार्बोनेट कम है पानी में, कम है, कम है तो कहीं ना कहीं से मौका मिलते ही चुराएगा, लेगा अपने अंदर, मिक्स करवाएगा कैल्शियम कार्बोनेट को। तो क्या करेगा? कोरोजन करवा देगा, जो पाइप के अंदर हम प्रोटेक्टिव लेयर बनाई थी वहाँ से उठा लेगा, तो ये क्या कर लेगा? कोरोजन कर लेगा, अपने अंदर मिक्स कर लेगा। यही कॉन्सेप्ट है एल एस आई और आर एस आई का, ठीक है। अब अपना एक चीज़ बचता है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स होगी ना अपनी, हार्डनेस, एल्कलिनिटी, ठीक है, एल एस आई आर एस आई, सॉफ्टनिंग, ये सारी चीज़ें अपनी एक लाइन के अंदर आ गई है, जिसको फिर भी देख लेंगे थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू। अभी अपन चलते हैं बायोलॉजिकल यानी बैक्टीरिया की तरफ। थोड़ा सा बस वो है, कॉन्सेप्ट इसमें भी कुछ नहीं है, बड़ा ही आसान सा है, पढ़ते चलते हैं। देखो, तो क्या था? बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया नहीं है, आगे बस यहाँ लिख दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले जब नोट्स बनाना शुरू किया था तो इस हिसाब से शुरू किया था। देख लेते हैं, नॉर्मली यहाँ होना चाहिए था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक जो अपने को नुकसान पहुंचाते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से अपन समझ लेते हैं, मान लो बैक्टीरिया था,
पैथोजेनिक बैक्टीरिया, लाल या डॉक्टर लाल पैथ होती हैं, जिसके हॉस्पिटल होते हैं। पैथ, पैथोजेनिक, ये डेंजरस वाले होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये अपने पेट के अंदर भी, इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। अब ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया, डायरेक्टली इनका मेजरमेंट इम्पॉसिबल है, डायरेक्टली इनको मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब ये जो डिजीज कोजिंग वायरस क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये 3 टाइप के हैं। इसलिए मैं यहाँ बैक्टीरिया नहीं लिखना चाहता, क्योंकि बैक्टीरिया इसका एक टाइप है। बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोआ, और एक हेलमिन्थस भी बोलते हैं। ओके, बैक्टीरिया को अपन अलग से देखेंगे। बैक्टीरिया क्या क्या डिजीज कोज करता है वो देखेंगे। BACTERIE ऐसे लिखा बैक्टीरिया को, लिखा। बी से हो गया बैक्टीरियल डिसेंट्री, बीमारी का नाम हो गया। सी से नाम हो गया कोलेरा। टी से हो गया टाइफाइड। ओके, बैक्टीरिया, डिसेंट्री, कोलेरा और टाइफाइड। वायरस से अपन आइडिया रहता है, जब अगर कभी वो वायरस का नाम देगा तो पोलियो वायरस नाम देगा, चाहे बड़ा सा नाम और दे दे साथ में, इसमें कुछ और छोड़ देगा, तो वायरस तो जरूर लिखा हुआ है उसमें। और पोलियो लिखा है, पोलियो वायरस और हेपेटाइटिस वायरस, ये वायरसेस के नाम है। यही इनसे बीमारियां होती हैं, पोलियो एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, वायरस हो गया पोलियो और हेपेटाइटिस, इनके डिजीज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, और इसी को जॉन्डिस भी बोलते हैं। बढ़िया चीज़ है भाई, तो जॉन्डिस पता चला आज हमें, जॉन्डिस क्या होता है। जो हेपेटाइटिस होता है उसी को जॉन्डिस बोलते हैं। इससे होते हैं, पानी से होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस। तो पानी से फैलने का भी तरीका है, हो सकता है पता नहीं, एयर से फैलते होंगे, लेकिन पानी से तो फैलते हैं हेपेटाइटिस और जॉन्डिस। ओके, वायरसेस हैं। वायरस क्या होते हैं, सिंपल डीएनए और आरएनए, टिपिकल डीएनए और आरएनए होते हैं, मतलब सोच रहे हो, डीएनए और आरएनए क्या करते हैं। वैसे तो इनकी कोई लाइफ नहीं होती, कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही ये किसी परजीवी पे जाते हैं, मतलब इनको पैरासाइट बोलते हैं, ये पैरासाइट्स हैं, ये ढूंढते रहते हैं कि कोई हमें मिल जाए जिसके ऊपर हम रह सकें। इंसान मिल गए, क्या किया, गए अंदर और क्या किया, अपनी फोटोकॉपी मशीन को सेटअप करते हैं। डीएनए आरएनए क्या है, ये फोटोकॉपी मशीन है। ये अपने जैसे डीएनए और आरएनए बनाने शुरू कर देती हैं, फोटोकॉपी छापना शुरू कर देती है, और बस इनकी ग्रोथ होती रहती है। तो ये है बस वायरसेस, डीएनए और आरएनए है टिपिकल। स्पेसिफिक डीएनए आरएनए मान लो कि सभी वायरसेस के अलग अलग डीएनए होते हैं, तो ऐसा बस सिंपल डीएनए लेके घूम रहे हैं। क्या ऐसा होता था डीएनए, ऐसे टाइप के डीएनए होते थे ना, डबल हेलिकल वाले, अभी मुझे तो बनाना भी नहीं आता। ठीक है, ये अपने को वायरस की कहानी समझ में आ गई, पोलियो वायरस और हेपेटाइटिस वायरस, और हेपेटाइटिस को ही जॉन्डिस बोलते हैं, कॉज्ड बाई हेपेटाइटिस वायरस। तो बैक्टीरिया अपने को समझ में आ गया, बैक्टीरिया, डिसेंट्री, कोलेरा और टाइफाइड, ये बीमारियों के नाम है। देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या क्या होता है, टाइफाइड फीवर, कोलेरा होती है, बैक्टीरिया का नाम वाइब्रियो कोलेरा, टाइफाइड का सोलेमेंट्री टाइफी, टाइफीसाइड लग जाता है, बैक्टीरियल डिसेंट्री। ठीक है, तो अपने को बैक्टीरिया समझ में आ गया, वायरस समझ में आ गया। प्रोटोजोआ क्या होता है, सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा को अपन प्रोटोजोआ बोलते हैं। क्या डिजीज करता है, ये करता है गैस्ट्रोएंटेरिटिस, क्या बड़ी सी बीमारी है, लेकिन गैस्ट्रो सेल्स लगता है कोई पेट की बीमारी है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड बीमारी है गैस्ट्रोएंटेरिटिस। ठीक है, ठीक, या इसको सिंपल बोल दो अमीबा डिसेंट्री। ठीक है, एलमेंथिस क्या है, वॉर्म्स हैं, बड़े बड़े कीड़े मकोड़े हैं, मल्टी सेलुलर हुए हैं, ये भी क्या करते हैं, पेट खराब करते हैं, माल न्यूट्रिशन कर देते हैं। जैसे कि ड्रैगोनटिटिस क्या है, बाई डिजीज बाई गोइना वॉर्म डिजीज,
फिल्टरिंग द वाटर यूजिंग फाइन क्लॉथ मेश, नायलॉन से करते हैं। एंड कैन रिमूव दिस वॉर्म्स। तो ये वॉर्म्स, तो ये वाले कीड़े मकोड़े नहीं, लेकिन ये वॉर्म्स हैं, ये फाइन क्लॉथ मेश यानी नायलॉन के मेश से ही अगर पानी को मैं रिमूव कर दूँ, मतलब उसको फिल्टर करा दूँ, तो ये ऊपर ही रह जाते हैं। तो ये होते हैं वॉर्म्स वाले हेलमिंथस। ये और बड़े हैं, मल्टी सेलुलर हैं। यहाँ तक तो क्या थे, सारे सिंगल सेलुलर थे। वायरसेस में तो सेल भी नहीं थी, ये तो क्या थे, केवल डीएनए और आरएनए थे। डीएनए और आरएनए थे। तो सेल के भी कुछ पार्ट्स हैं, बस जो फोटोकॉपी मशीन थी वो थी, इनके चारों तरफ तो कोई कवर भी नहीं था, कोई सेल नहीं थी, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब तो थे ही नहीं इनमें। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। बैक्टीरिया, दो टाइप के, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया अपन पूरा पढ़ा है, डॉक्टर लाल पे था अपन पूरा पढ़ा है। डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया थे, यानी बैक्टीरिया नहीं ऑर्गेनिज्म थे, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। और उसमें क्या क्या पार्ट थे, बैक्टीरिया, बैसिलस डिसेंट्री, कोलेरा, टाइफाइड। फिर आता है वायरसेस। वायरसेस में क्या थे, दो टाइप की थी, पोलियो वायरस या पोलियो बीमारी, उसी से नाम से ही आ जाएगा। और क्या आएगा इसमें, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस। तीसरा था अमीबा, अमीबा से क्या, अमीबा डिसेंट्री, ठीक है, या प्रोटोजोआ मान लो, ठीक है। अब आते हैं कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। अब इनको पैथोजेनिक बैक्टीरिया को क्या दिक्कत है, इनको इनको मेजर करना, डायरेक्ट मेजर करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने कोई दूसरा बैक्टीरिया ढूंढा कि भाई कोई दूसरा, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई दूसरा जीव है जिसके थ्रू इनको ढूंढा जा सके। तो इन्हीं को निकालने के लिए कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की हेल्प लेते हैं। ओके, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रॉपर्टीज क्या है, इंसान और जानवरों के इंटेस्टाइन में रहते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल इंटेस्टाइन में रहते हैं, मतलब अपना खाना वाना पचाते हैं, एंजाइम्स निकल आते हैं, खाना पचाते हैं, खाने को तोड़ते हैं, कई कई काम रहते हैं इनके। तो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया अपने इंसान की और जानवरों की इंटेस्टाइन्स में रहते हैं। उसमें भी एक फेमस है ई कोलाई। मैं इसको, इसका इंग्लिश में नाम ऐसा बड़ा सा नाम है, मैं उसको ईश्वर कोलाई पढ़ लेता हूँ। ईश्वर कोलाई, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर पैथोजेंस। ये क्या है, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है। अगर ये होंगे तो पक्का फिक्स कर लेते हैं कि पैथोजेंस भी होंगे ही होंगे। तो इसलिए ये इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है ई कोलाई पैथोजेंस के लिए। ई कोलाई है किसका पार्ट, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया टाइप का पार्ट है, या कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। जैसे क्या होता है कोलिफॉर्म, टोटल कोलिफॉर्म होते हैं, उसमें से कुछ फीकल कोलिफॉर्म और कुछ नॉन फीकल कोलिफॉर्म। फीकल कोलिफॉर्म क्या होते हैं, ये इंसान या जानवरों के मल मूत्र से आते हैं, मल मूत्र से निकलते हैं, उसको बोलते हैं फीकल कोलिफॉर्म। और फीकल कोलिफॉर्म में भी फेमस कौन है, ई कोलाई, ईश्वर कोलाई। ठीक है, अब थोड़ी सी ई कोलाई की थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या रहता है ई कोलाई में, किस टाइप का रहता है ई कोलाई में। ई कोलाई ग्राम नेगेटिव होता है, सारी चीज़ नेगेटिव नेगेटिव टाइप की चीज़ है इसकी। ग्राम नेगेटिव, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, मतलब अगर उसको खाना वाना ना मिले तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्पोर बना लेते हैं, मतलब अपने चारों तरफ की इन्वायरमेंट को उससे पूरा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और एक स्पोम बना लेते हैं, और जैसे ही खाना मिलता है वापस खुल जाते हैं। तो मतलब ये स्पोम नहीं बना पाता, ये मर जाता है। बाकी कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो स्पोम स्पोर बना लेते हैं। फिर नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, मतलब ज़्यादा हीट आई, ज़्यादा कोल्ड आया, ठीक है, या फिर मान लो खाना नहीं मिला कुछ दिनों तक, तो ये मर जाते हैं। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। बेसिलस है, यानी पतले पतले हैं एकदम रोड शेप्ड, ठीक है, और एकदम कहीं की लौंडे नहीं होते एकदम पतले पतले, रोड शेप्ड, जेनजी, ठीक है, बैचिलस। और लैक्टोस फर्मेंटिंग है, ये बढ़िया चीज़ है भाई। लैक्टोस कहाँ मिलता है, दही में, लैक्टोस फर्मेंटिंग है। ओके, वहाँ आते हैं काम, लैक्टोस फर्मेंटिंग है। और फैकल्टेटिव एनारोबिक है, फैकल्टेटिव मतलब हवा होगी तो थोड़ा यूज कर लेंगे, लेकिन मेजरली क्या है, एनारोबिक है, हवा में भी रह जाएंगी। तो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है, ये होते हैं इकोलाई। फिर और हमने क्या लिखा है,
पहले थोड़ा सा वायरस की कहानी पढ़ लो। कहानी वायरस की। स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इससे छोटी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है नहीं अभी अर्थ पे। क्या है केवल? दीज आर जस्ट क्या, डीएनए और आरएनए हैविंग ऑल इंफॉर्मेशन फॉर रिप्रोडक्शन। डीएनए और आरएनए में पूरी वो इंफॉर्मेशन रहती है जो एक रिप्रोडक्शन सिस्टम में चाहिए होती है। दे डोंट हैव लाइफ ऑफ देयर ओन, इनकी खुद की कोई लाइफ नहीं होती है, सिंपल कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं। जैसे ही कोई पैरासाइट मिलता है ढूंढते रहते हैं कोई होस्ट मिल जाए और अपनी फोटोकॉपी मशीन स्टार्ट कर लें। एंड रिक्वायर समवन एल्स टू लिव एंड स्टार्ट देयर फोटोकॉपी मशीन्स। वायरसेस आर क्या है? पैरासाइट हैं। इनको कौन चाहिए? होस्ट चाहिए रहने के लिए। एंड रिक्वायर होस्ट टू लिव एंड रिप्रोडक्शन, जीने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको होस्ट चाहिए। क्या है वायरस की कहानी? सिंपल, डीएनए और आरएनए, फोटोकॉपी मशीन। अब क्या है ये? अब अपन थोड़ा सी इनको और कहानी पढ़ते हैं। टेस्टिंग वेस्टिंग पढ़ते हैं इसकी। टेस्टिंग वेस्टिंग का क्या तरीका है? 3 तरीके हैं। देखते हैं क्या क्या तरीके हैं। पर एक बार वो कोई चीज़ देख लो, बैक्टीरिया मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं। कोलिफॉर्म एम्पियन टेस्ट। एम्पियन मोस्ट प्रोबेबल नंबर होता है। मोस्ट प्रोबेबल नंबर कैसे निकालते हैं? कल्चर बेस्ड सीख कर कुछ नहीं, ये छोड़ो, थॉमस इक्वेशन पढ़ लो अभी पहले। एम्पियन मोस्ट प्रोबेबल नंबर पर 100 ml अपन निकालते हैं। ऊपर नंबर है तो इधर क्या आएंगे? नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब आ जाएंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब, पॉजिटिव ट्यूब्स डिवाइड बाई रूट ऑफ, नीचे क्या है? वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ नेगेटिव ट्यूब इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑल ट्यूब। यहाँ वॉल्यूम का स्क्वायर आ जाएगा तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? रूट लगा दिया, क्योंकि यहाँ तो सिंपल वॉल्यूम चाहिए था। वॉल्यूम ऑफ ऑल ट्यूब्स, ये फॉर्मूला है किसका? मोस्ट प्रोबेबल नंबर पर 100 ml का। क्या है? थॉमस इक्वेशन। थॉमस इक्वेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ नेगेटिव बोतल मल्टीप्लाई बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल बोतल। ऊपर क्या आएगा? ऊपर नंबर है एम्पियन मोस्ट प्रोबेबल नंबर, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स डिवाइड बाई रूट ऑफ दिस वॉल्यूम। सिंपल है। एम्पियन पर 100 ml का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ये क्या है? इसका और अच्छे से लिख रखा है। अपन चलते हैं नीचे, इनको ढंग से पढ़ेंगे अपन। ये है अपन, ठीक है। पहले ये कहानी पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी कहानी लग रही है। क्या थे अपने पास? पैथोजेंस थे। दो ही टाइप के ऑर्गेनिज्म है अपने पास पैथोजन, जो डॉक्टर लाल पैथ अपने लिए खराब हानिकारक क्या करते हैं? डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है। डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है। क्या क्या है? बैक्टीरिया है, बैसिलस डिसेंट्री, क्या है? कोलेरा, टाइफाइड, वायरसेज है, और क्या है? अमीबा या प्रोटोजोआ। ठीक है। उससे क्या होगा? अमीबा डिसेंट्री नाम की बीमारी हो जाती है। ये पैथोजेंस थे, खराब खराब थे, इनको मेजर करना मुश्किल था, तो हमने मेजर करने के लिए ढूंढा कोलिफॉर्म ग्रुप, दूसरा टाइप का ऑर्गेनिज्म ग्रुप जो अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो टोटल कोलिफॉर्म। ये एक बड़ा बड़ा पार्ट वो हो गया सेग्रीगेशन की। टोटल कोलिफॉर्म्स होते हैं। टोटल कोलिफॉर्म के अंदर भी कुछ फीकल कोलिफॉर्म होते हैं, कुछ नॉन फीकल कोलिफॉर्म होते हैं। साइंटिस्ट बोले कि हमें पता करना है कि कंटामिनेशन इंसान या जानवर के मल मल को मल मूत्र को क्या बोलते हैं? फीकल बोलते हैं, से आई है या नहीं, इसलिए बनाया फीकल ग्रुप। क्योंकि इंसानों को पता है, सॉरी साइंटिस्ट को पता था कि जो इंसानों के फीकल से आएगा उसी में कोलिफॉर्म होंगे, वही अपने को ढूंढने, क्योंकि वहीं से पैथोजन आए होंगे। पैथोजन ये तो फीकल कोलिफॉर्म होगा तो पैथोजन वहीं आसपास ही होंगे। यही वार्म ब्लडेड एनिमल्स की इंटेस्टाइन से आते हैं। कौन? फीकल कोलिफॉर्म। फीकल कोलिफॉर्म में भी सबसे बेस्ट ई कोलाई, ईश्वर कोलाई। फीकल कोलिफॉर्म का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ई कोलाई। ये क्या बताता है? रिसेंट फीकल कंटामिनेशन बताता है कि अभी अभी फीकल कंटामिनेशन हुआ है, इसने मलमूत्र त्यागा है, पानी के अंदर डाल दिया है। ठीक है भाई। अब रिसेंट क्यों बोला गया? क्योंकि कुछ दिनों बाद ये क्या होते हैं? नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं।
नॉन स्पोर फॉर्मिंग होती हैं। मतलब अगर इनकी जैसी कंडीशन नहीं मिली, इनको रहने वाली जैसी कंडीशन नहीं मिली, तो थोड़े दिनों बाद मर जाते हैं। नॉन स्पोर फॉर्मिंग। ठीक है। और क्या क्या थी? ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव है, और रोड शेप्ड है, रोड शेप के हैं एकदम पतले पतले, क्या बोलते हैं इसको? बेसिलस। ठीक है। ये हो गया, तीन चीज़ें हो गई। ये क्या करते हैं? दही को फर्मेंट करते हैं, यानी लैक्टोस फर्मेंट करते हैं, लैक्टोस फर्मेंटेड, लैक्टोस फर्मेंटेशन करते हैं। ये तीन चार चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। ई कोलाई, तो ई कोलाई बहुत ही अच्छा फिकल कंटामिनेशन, फिकल कोलिफॉर्म है, जो अपने को अपन यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म। इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है इसके लिए, और पैथोजेंस के लिए। पैथोजेंस क्या थे? डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया। पैथोजेंस के लिए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है कौन? ई कोलाई। और किसका पार्ट है? कोलिफॉर्म ग्रुप का पार्ट है। कोलिफॉर्म में भी किसका? फीकल कोलिफॉर्म का, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फीकल कोलिफॉर्म। अब ये तो भाई थोड़ी देर में मर जाएंगे, फिर अपन क्या कैसे ढूंढेंगे पैथोजेंस है कि नहीं है? तो अपन यूज करते हैं इंटरकोकी, फीकल कोलिफॉर्म का ही एक और टाइप का क्या है? कोलिफॉर्म है। ये क्या बताता है? परसिस्टेंट फीकल कंटामिनेशन बताता है कि भाई कई दिनों से फीकल कंटामिनेशन पड़ा हुआ है पानी के अंदर। परसिस्टेंट फीकल कंटामिनेशन। एडवांस इंडिकेटर है। ई कोलाई तो कुछ समय बाद मर सकती है, लेकिन इंटर कोकोई काफ़ी टफ होती है। इंटर कोकी काफ़ी टफ होती है, यानी ये स्पोर फॉर्मिंग होती है, स्पोर्स बना लेती हैं। स्पोर्स मतलब अगर जो नेगेटिव इन्वायरमेंट में भी रह सके, जो एकदम, ये तो सिंपल इन्वायरमेंट होता है, अपने अनुकूल इन्वायरमेंट होता है, एक प्रतिकूल इन्वायरमेंट में भी रह ले और स्पोर बना के रह ले, और जैसे ही फिर खाना मिले वापस अपने अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, इसको कहते हैं स्पोर्स फॉर्मिंग। इसको कहीं कहीं अपन बोलते हैं डोरमेंट, डोरमेंट, इसको बोलते हैं स्पोर्स फॉर्मिंग। तो इंटर को कोई काफ़ी टफ या परसिस्टेंट फिकल कोलिफॉर्म को कंटामिनेशन को बताती है, क्योंकि एडवांस इंडिकेटर है। ये खुद क्या है? टफ है, सॉफ्ट नहीं है इकोलाई की तरह। इकोलाई तो ऐसे लग रहा है ईश्वर कोलाई, काफ़ी सिंपल सी होगी। नाम ही देखो इसका, इंटेरोकोकी, मतलब परसिस्टेंट, कई दिनों से जिंदा है ये, और बताती है कि परसिस्टेंट फिकल कंटामिनेशन, काफ़ी दिनों से फिकल कंटामिनेशन हो रखा है। इसलिए जब भी मैरीन वाटर, बीच वाटर या रिक्रिएशनल वाटर होता है, उसके अंदर इंटरकोकी ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है। रिक्रिएशनल वाटर, जहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश, इनमें जहाँ जो रिक्रिएशनल बाथिंग के लिए अपन जो वाटर यूज़ करते हैं, बीच वाटर जो होता है, मेरीन वाटर जो होता है, वहाँ पे अपन क्या चेक करते हैं? इंटर कोकी की कंसनट्रेशन चेक करते हैं, या इनके नंबर्स चेक करते हैं। अब आता है बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ वाटर। ये बात देखते हैं एनालिसिस में क्या क्या लिखा है। पानी में बीमारी फैलाने वाला जीवाणु कौन है? जीवाणु आ गया ना, मतलब ऑर्गेनिज्म, अपन इसको बैक्टीरिया नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। कौन है? पैथोजेंस है। अब ये है या नहीं कैसे पता करें? पैथोजेंस क्या क्या होंगे? बैक्टीरिया, वायरस, डिसेंट्री। डिसेंट्री मतलब इसको अमीबा बोल दो, ठीक है, इसको प्रोटोजोआ बोल दो, ठीक है, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस और तो प्रोटोजोआ। इसको कई बार पता नहीं डिसेंट्री क्यों लिख दिया, बोलते होंगे भाई, साथ में और भी लिख देते हैं हम, प्रोटोजोआ। इसका नाम होता है अमीबा। अमीबा इसी कैटेगरी का पार्ट है, इसी कैटेगरी का पार्ट है। अब इनको डायरेक्टली, ये तो आपने को पता ही है कि पैथोजेंस को डायरेक्टली डिटेक्ट करना मुश्किल है, मुश्किल काम है, यानी टफ काम है, महंगा यानी कॉस्टली भी है, और टाइम टेकिंग भी है। तीनों इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई, टफ भी है, कॉस्टली भी है, और टाइम टेकिंग भी है। तो हमने क्या ढूंढा? हमने ढूंढा इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म को, यानी कोलिफॉर्म ग्रुप को। तो कोलिफॉर्म ग्रुप में फीकल कोलिफॉर्म को, फीकल कोलिफॉर्म एंड फीकल कोलिफॉर्म, और फीकल कोलिफॉर्म में किसको? इकोलाई को। और इकोलाई से अगर काम ना चले तो अपन किसको ढूंढेंगे? इंटरकोकी को, इंटेरोकोकी को। ठीक है। ये क्या है? परसिस्टेंट वाला है। इकोलाई सिंपल सा है। अब आता है कि ई कोलाई ही यूज क्यों किया जाता है एज ए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म। ई कोलाई इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड वार्म ब्लड एनिमल्स। पता है अपने को, अपने पेट के अंदर रहता है ये।
एंड इट्स प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट्स दैट रिसेंट फीकल कंटामिनेशन हुआ है। मतलब इंसानों या जानवरों ने मलमूत्र त्यागा है और फिर वो बह के कहाँ गया, पानी के अंदर आ गया है। एंड पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ, साथ में अगर इकोलाई है तो साथ में पॉसिबल प्रेजेंस है कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी होंगे। तो ये अपने को मेजर करने होते हैं। और ये मेजर करने के लिए अपन फीकल कंटामिनेशन, सॉरी, फीकल कोलिफॉर्म को, और फीकल कोलिफॉर्म में क्या है, फीकल कोलिफॉर्म तो ग्रुप है, उसमें क्या, इकोलाई को मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं वो एक बड़ा चीज़ है। फीकल कंटामिनेशन क्या होती है, मल मूत्र द्वारा वाटर का कंटामिनेशन। कौन करता है, इंसान या जानवर। अब आता है कोलिफॉर्म टेस्ट। इन कोलिफॉर्म को चेक कैसे करें, कब से पढ़ रहे हैं कि कोलिफॉर्म कोलिफॉर्म की पैथोजन को नहीं नाप पा रहे, कोलिफॉर्म को नापेंगे। कोलिफॉर्म को कैसे नापेंगे बताओ भाई। तो सबसे पहले तो एक टेस्ट है मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं। क्या क्या पार्ट है इसके, प्रिजम्पटिव टेस्ट, कंफर्म टेस्ट, कंप्लीटेड टेस्ट। पहले शक करते हैं, फिर पहचान करते हैं, और फिर फाइनल प्रूफ चाहिए होता है कि हाँ कोलिफॉर्म प्रेजेंट है। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर कंफर्म करते हैं, फिर क्या करते हैं, प्रूफ चाहिए कि कंप्लीट हाँ वही है जो अपने को चाहिए, कोलिफॉर्म्स कोलिफॉर्म्स ही। सबसे पहले अपन इनको देते हैं, जो भी वाटर सैंपल आता है, वाटर सैंपल में डालते हैं लैक्टोस ग्रोथ, क्योंकि इकोलाई क्या होते हैं, लैक्टोस फर्मेंटेशन होते हैं, लैक्टोस फर्मेंटेड करेंगे, लैक्टोस फर्मेंट करेंगे तो एक गैस फॉर्म करते हैं। अपने को पता चल जाता है कि हाँ अपने वाले ही हैं। फिर उसी सैंपल को आगे कंफर्म टेस्ट पे लेके जाते हैं, कंफर्म करना है। जो प्रिजम्पटिव में पॉजिटिव ट्यूब आई थी, जो इस वाले टेस्ट में जो पॉजिटिव ट्यूब्स आई थी, उसको अपन डालते हैं एगार में। पीएमबी आज ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एगार प्लेट ज़रूरी है। एगार प्लेट में डालते हैं, यानी उनको, और फिर इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट तो मतलब वो चीज़ है कि आपको परफेक्ट मीडियम देना है। इंक्यूबेशन का मतलब तो आपको परफेक्ट मीडियम देना है। और अगर कॉलोनी दिख जाए एगार प्लेट में तो अपन मान लेते हैं कन्फर्म्ड है। ई कॉलोनी, ई कोलाई की कॉलोनी अक्सर मेटेलिक ग्रीन शीन देती है। मतलब मेटेलिक ग्रीन शीन यानी मेटल कलर की, हरे कलर की, मेटल टाइप की हरे कलर की क्या देते हैं, साइन देते हैं या शीन देते हैं, साइन मान लो, मेटेलिक ग्रीन की कलर की साइन देते हैं। तो अपने को दिख जाती है उनकी कॉलोनी है। ठीक है, क्योंकि हमने ग्रो करवा दिया। पहले उसको लैक्टोस ग्रो दिया था, तो लैक्टोस फर्मेंट किया, इकोलाई ने गैस निकाली, अपने को पता चल गया अपने वाले ही है। प्रिजम्पटिव टेस्ट, उसी जो प्रिजम्पटिव टेस्ट में जो, अब इनको क्या करना है, अपने को देखना है कि वही है क्या। हमने इनको ग्रो करवाया, ग्रो करवाया मतलब इनको ग्रो कैसे करवाएंगे, अगार प्लेट में डालेंगे। अगार प्लेट क्या होती है, न्यूट्रिएंट रिच जेल होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं अपने, जो जो इनको एल्गी को चाहिए होते हैं, एल्गी नहीं, जो अपने इकोलाई को चाहिए होते हैं, वैसे न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। न्यूट्रिएंट रिच जेल होता है, उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, इंक्यूबेट करवाते हैं, पूरा कॉलोनी देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ कॉलोनी ई कोलाई की बनी कि नहीं बनी। और ई कोलोन कोलाई की कॉलोनी कैसे कलर की होती है, मेटेलिक ग्रीन सीन कलर की, मतलब मेटेलिक ग्रीन कलर की होती है, साइन मारती है। फिर आता है कंप्लीटेड टेस्ट। टेस्ट कंप्लीट हो गया क्या, इसी जो कंफर्म्ड कॉलोनी थी, कंफर्म जो कॉलोनी करी थी, उसमें अपन फिर से क्या डालते हैं, लैक्टोस ब्रोथ डालते हैं, लैक्टोस ब्रोथ डालते हैं। कि अब अपने को दिखने लग गई है। अब अगर गैस बनी ब्रोथ मीडिया डालने पे, लैक्टोस फर्मेंट किया, तो अपन मान लेंगे कि अपने वाले ही है पक्के। तो इंक्यूबेट करके फिर से गैस फॉर्म करवाते हैं और मान लेते हैं कि अपने वाले ही इकोलाई मौजूद है। तो ये टेस्ट है। पहले गैस देखी लैक्टोस डाल के, फिर उनको बड़ा किया अगार प्लेट में डाल के, और फिर उनको लैक्टोस दही दिया, तो ये ब्रोथ मीडिया दिया, लैक्टोस ब्रोथ मीडिया दिया, तो फिर से इन्होंने गैस निकाली, तो अपने को पता चल गया कि इकोलाई है। अब ये तो है इकोलाई को कंफर्म करने का तरीका कि इकोलाई ही है। क्या क्या टेस्ट है, मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट, प्रिजम्पटिव, इसके पार्ट हैं, मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन के ही 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट या मतलब 3 पार्ट में अपन टेस्ट को कंफर्म करते हैं, तो प्रिजम्पटिव, कंफर्म और कंप्लीटेड टेस्ट। तो इससे लास्ट में पता चलता है कि इकोलाई मौजूद है। अगार प्लेट क्या होती है, अगार प्लेट देखो ऐसी सी ऐसे वो कॉलोनी बनती है अपनी जो दिखती है। क्या होती है अगार प्लेट, अगार प्लेट होती है न्यूट्रिएंट रिच जेल यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म
को ग्रोथ करवाने के लिए रिच न्यूट्रिएंट जेल होता है इसके अंदर, मतलब उनका खाना होता है मेनली, ये मान लो न्यूट्रिएंट रिच जेल होता है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके, उनको न्यूट्रिएंट्स परफेक्ट मिले। तो ये हो गया मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट। अब इस टेस्ट से अपन दो चीज़ निकालेंगे और दो टेस्ट बोलेंगे अपन। एक बोलेंगे इकोलाई इंडेक्स, एक बोलेंगे एम्पियन टेस्ट। मल्टीपल प्रो सॉरी एम्पियन मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। तो एक तो एम्पियन निकालते हैं और एक अपन इकोलाई इंडेक्स निकालते हैं। बेसिक क्या है अपना, यही प्रिजम्पटिव, कन्फर्म्ड और कंप्लीटेड टेस्ट। किसके अंदर, मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट के अंदर। अगर मान लो पॉसिबल रिजल्ट मिल गया, पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया अपने को मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट में, तो अपने को तो नंबर बताने हैं। क्योंकि अपने को अगर किसी ने सैंपल भेजा और हम बोल दिए कि हाँ भाई इसके अंदर इकोलाई प्रेजेंट है, तो वो इस तरह से थोड़ी मानेगा, वो कहेगा भाई कितने नंबर है ये बताओ। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिला है तो अपने को नंबर्स भी बताने पड़ते हैं इकोलाई के। तो ये होता है इकोलाई इंडेक्स। और कैसे निकालते हैं, 1/, वो सैंपल का वॉल्यूम, वो सैंपल का मिनिमम वॉल्यूम जिसमें इकोलाई मिला है। सैंपल का मिनिमम वॉल्यूम, सैंपल का उस सैंपल का मिनिमम वॉल्यूम जिसमें इकोलाई पॉजिटिव आया है। ठीक है, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेनिंग 1 इकोलाई। ठीक है, तो ऐसे करके अपन इकोलाई के नंबर निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, कि 1 इकोलाई मिला है, इतनी परसेंटेज वाली कंसंट्रेशन में, इतने वाले में। जैसे इसकी जब आगे क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे तो इनकी 5-5 ट्यूब होती हैं, इसलिए आगे जिन जिनमें पॉजिटिव आता है जाता है, अपन फिर उसी टेस्ट को आगे कंफर्म करते हैं। तो अपने अगर मान लो कि 5, 3, 1 ट्यूब ट्यूब ये मान लो है 100 ml की, ये होगा 10 ml, ये होगा 1 ml। ठीक है, इसमें सैंपल होगा 10 ml 1 ml से इसमें। तो सोचो 100 ml की 500 में पॉजिटिव आया है, 10 ml में 3 में पॉजिटिव आया है, 1 ml में एक ट्यूब में पॉजिटिव आया है। 5 में से 5 पॉजिटिव, 5 में से 3 पॉजिटिव, 5 में से 1 पॉजिटिव। तो मतलब ये सारी 500 पे हमने ये टेस्ट किए थे प्रिजम्पटिव। और अगर कहीं एक में पॉजिटिव ये आता है तो अपन अगले भी जाते हैं, कंफर्म टेस्ट करते हैं, कंप्लीटेड टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट। इकोलाई इंडेक्स निकाल लिया। अब अपने को इकोलाई इंडेक्स ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। हमने बोला वाटर में बैक्टीरिया वैसे भी बहुत कम होते हैं, तो इनको डायरेक्टली काउंट करना तो बड़ा मुश्किल काम है। ये हमें पता है, वाटर में बैक्टीरिया ऑलरेडी बहुत कम होते हैं, इनको डायरेक्ट काउंट करना मुश्किल काम है। तो हमने मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट के थ्रू हमने पॉजिटिव ट्यूब्स निकाल ली। अब बोले कि नंबर्स बताओ, तो हम स्टेटिस्टिकली एस्टिमेट करते हैं। हमने एम्पियन यानी सबसे संभावित संख्या, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये कॉन्सेप्ट किया हमने। स्टेटिस्टिकल एस्टिमेट हमने मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट में 3 डायल्यूशन ले लेके हमने ट्यूब बनाई रखी थी, 5 ट्यूब 5 ट्यूब 5 ट्यूब ऑफ ईच डायल्यूशन, 100 ml डायल्यूशन, 1 ml डायल्यूशन, 0.1 ml डायल्यूशन। ठीक है, ये 10 टाइम्स कम, ये भी 10 टाइम कम्स। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी ट्यूब पॉजिटिव आई है। देखते हैं अपन। मान लो 10 ml वाली 5 पॉजिटिव आई है, 1 ml वाली 3 आई है और 0.1 वाली 1 आई है, एग्जाम्पल आई। और अपन फिर एम्पियन की स्टैंडर्ड टेबल बना रखी है हमने, उसमें ढूंढते हैं अगर 5, 3, 1 अगर आपका पॉजिटिव आपका ये आ रहा है, पॉजिटिव ट्यूब्स का 5, 3, 1 आ रहा है 10 ml 1 ml 0.1 ml में, तो स्टैंडर्ड टेबल के अगेंस्ट अपन देख लेते हैं एम्पियन पर 100 ml कितना आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर पर 100 ml कितना आ रहा है। तो उसके बेस पे अपन कर लेते हैं सोल्व। आगे क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, इसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है। फॉर एग्जांपल एम्पियर मान लो 240 पर 100 ml आ गया, तो इसका मतलब क्या है, 100 ml की वाटर सैंपल में 240 कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। क्योंकि क्या है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, इसलिए हो सकते हैं 240 कोलिफॉर्म हो सकते हैं। ये अपने को कहाँ से पता चल गया, स्टैंडर्ड टेबल से पता चल गया, एम्पियन की स्टैंडर्ड टेबल से आइडिया लग गया। वाई एम्पियन, क्योंकि एग्जैक्ट काउंट नहीं है अपने पास, ये क्या है, स्टेटिस्टिकल एस्टिमेट है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल नंबर बोलते हैं इसको।
तो अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या था, मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट। उसके थ्रू अपने इकोलाई इंडेक्स निकाला। इकोलाई इंडेक्स तो सिंपल सा था काफ़ी, कि वो मान लो मिनिमम सैंपल, जैसे इस वाले में क्या आया था, 0.1 ml के सैंपल में, 0.1 ml के सैंपल में आपको एक पॉजिटिव ट्यूब मिल गई थी। तो क्या करता है, 1/0.1 ml कर देता है, तो 10 इकोलाई इंडेक्स बता देता है। इसका निकालने का तरीका तो ये है। और इससे दूसरा मेथड निकालते हैं एमपीएन, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। बेसिक मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट ही है, यहाँ तक तो मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट है। फिर आगे अपन इसके बेस पे एमपीएन स्टैंडर्ड टेबल निकालते हैं, वहाँ से वैल्यू देखते हैं और मोस्ट प्रोबेबल नंबर निकाल देते हैं। तो दूसरा मेथड ये हो गया। फिर आता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक। तो हमें क्या लगा, ये मॉडर्न मेथड है, आज के ज़माने में चल रहा है, मॉडर्न मेथड है। क्या भाई मॉडर्न मेथड में क्या नया है इसका? पुराने मेथड में क्या था, एमपीएन जो पुराना मेथड था, एमपीएन या फिर इकोलाई इंडेक्स, और इनका बेसिक क्या था, मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन मेथड। कई दिनों तक 3 दिन तो टेस्ट करने पड़ते थे एक ट्यूब को पॉजिटिव बताने के लिए। कौन कौन सा, प्रिजम्पटिव टेस्ट, फिर कंफर्म टेस्ट, फिर कंप्लीट टेस्ट। पहले क्या डालो इसमें प्रिजम्पटिव में, लैक्टोस डालो, लैक्टोस ब्रोथ। फिर उसको जो पॉजिटिव आई, जो आई हैं, पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, उनके ऊपर कंफर्म टेस्ट को। कंफर्म टेस्ट में क्या करो, अगार प्लेट के ऊपर उनको उनको ग्रो करवाओ। किनको, कोलिफॉर्म्स को ग्रो करवा के क्या कलर का आता है वो, मेटेलिक शीन कलर का कलर देती है, मेटेलिक ग्रीन शीन, ग्रीन साइन मान लो, मेटेलिक ग्रीन साइन का कलर देती है। जो अपन देखते हैं, फिर उन्हीं पॉजिटिव ट्यूब्स के ऊपर जो कॉलोनी ग्रो हो गई है, उनको फिर अपन दही देते हैं, यानी लैक्टोस देते हैं, लैक्टोस ग्रोथ का मीडियम देते हैं। और फिर इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेट अपन हर बार करते हैं, लैक्टोस ग्रोथ का मीडियम में इंक्यूबेट करते हैं। फिर ये क्या देते हैं, गैस देते हैं। और इसको इससे पता चल जाता है कि कंप्लीट हो गया अपना टेस्ट। प्रिजम्पटिव, कंफर्म्ड, कंप्लीटेड, प्रिजम्पटिव टेस्ट, कंफर्म टेस्ट और कंप्लीटेड टेस्ट, मतलब 3 टेस्ट तो ये करने पड़े थे एक ट्यूब को पॉजिटिव नेगेटिव बताने के लिए। तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस था, टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ओल्ड मेथड एम्पियन जो था स्लो था, 3 से 4 दिन लग जाया करते थे। तो हमने एक सिस्टम निकाला, हमने बनाया प्रोसीजर क्या था, कि वाटर सैंपल लो और उसको मेम्ब्रेन फिल्टर से पास करवाओ। और इसमें मेम्ब्रेन फिल्टर का पोर साइज क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0.45 माइक्रोमीटर की स्ट्रेनर से पास करो। इतना छोटा छोटा इसका 0.45 जो पोर है साइज है, 0.45 माइक्रोमीटर की पोर साइज है, ठीक है। तो इस जब इतनी बड़ी छोटी पोर साइज होती है तब अपन इसको सीव नहीं बोलते, अपने इसको बोलते थे मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है। बहुत छोटी साइज है मेम्ब्रेन फिल्टर, 0.45 माइक्रोमीटर। सोचो अपना 2 माइक्रोमीटर से छोटे अपन किसको मानते हैं, प्ले साइज को मानते हैं। ये 0.45 माइक्रोमीटर से पोर साइज है मेम्ब्रेन फिल्टर का। उससे अपन क्या करते हैं, वाटर सैंपल को पास करवाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिल्टर पे रुक जाते हैं। फिर उसको अगार प्लेट में डाल देते हैं। अगार प्लेट क्या थी, न्यूट्रिएंट रिच, न्यूट्रिएंट रिच जेल था, न्यूट्रिएंट रिच जेल था, जो कि यूज करते हैं अपन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं। किसको, अगार प्लेट को इंक्यूबेट करते हैं। और फिर क्या करते हैं, कॉलोनी बढ़ जाती है, हम कॉलोनी काउंट कर लेते हैं। अगार प्लेट तो किसके लिए यूज़ करते हैं, ग्रो के लिए यूज़ करते हैं। तो इंक्यूबेशन करके अपन काउंट कर लेते हैं कॉलोनी को, और डायरेक्ट काउंट निकल जाता है, डायरेक्ट काउंट मिल जाता है। क्योंकि पानी के ऊपर, पानी से हमने पहले क्या कर दिया, फिल्टर आउट कर लिए जो भी अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, और फिर उनको क्या दिया, अगार प्लेट। अगार प्लेट में अपन ने वही न्यूट्रिएंट्स डाले जो अपने इकोलाई खाते हों, वही न्यूट्रिएंट डाले तो इकोलाई की ग्रोथ हो जाती है, तो वो कॉलोनी बना लेते हैं, कॉलोनी का अपन काउंट कर लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है इसका, फास्ट है, एक्यूरेट है, लेस टाइम रिक्वायर्ड है, और
क्वांटिटेटिव है सीधा, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव। सीधा इसे बता दे, हो सकता है, कह रहा है कि इतनी कॉलोनी है, तो ये क्या किस यूनिट में देता है, CFU पर 100 ml, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स यही देता है। अब एक इसका बड़ा भाई और है, इसमें क्या करते हैं, सीधा सैंपल लेते हैं और इसको फिल्टर विल्टर नहीं करते। टोटल काउंट टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे सिंपल है, सीधा अगार प्लेट में डालते हैं, इंक्यूबेट करते हैं और कॉलोनी काउंट करते हैं। रिजल्ट क्या आ जाता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। लेकिन ये यह नहीं बताता कि कोलीफॉर्म है या नहीं है, सिर्फ क्या बताता है, टोटल बैक्टीरिया बता देता है। ठीक है, तो कोलीफॉर्म चेक करने के लिए अपने मेम्ब्रेन फिल्टर से पास किया था सैंपल को 0.45 माइक्रोमीटर पोर की साइज से। ये क्या होती है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है। किसमें निकालेंगे इसको, CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने टेस्ट हो गए बेसिक कौन, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो इसी पे ही आते हैं। मल्टीपल टू फर्मेंटेशन टेस्ट दो टाइप के निकालते हैं, इकोलाई इंडेक्स और एम्पियन। एम्पियन भी इसी से निकालते हैं। फिर आगे इधर लिखा हुआ है एम्पियन बाकी हो रहा। ठीक है, एम्पियन हमने इधर लिखा है। बाकी बेसिक क्या है, मल्टीपल टू फर्मेंटेशन टेस्ट। इसे हमने इकोलाई इंडेक्स निकाल लिया, हमने इसे एम्पियन निकाल लिया। फिर हमने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट ना करके हमने फिल्टर से ही पानी को सैंपल को पास कर लिया। और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या रह गई, फिल्टर के ऊपर रह गई, यहाँ रह गई। अब हमने क्या किया, इसको अगार प्लेट में डाल दिया। अगार प्लेट में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं। ग्रो होने लग गया, अपना काम हो गया। हमने क्या कर ली, डाइट हमने डाइट क्या कर लिया, हमने काउंट ही कर दी। किसको, कॉलोनी को। तो हमने किस में मेजर कर लिया, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। बस ये होगी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक। और टोटल काउंट टेस्ट तो उस चीज़ में फिल्ट्रेट भी नहीं किया हमने, शायद डायरेक्ट अगार प्लेट में डाल दिया। क्या होंगे, कौन से बैक्टीरिया होंगे, कोलीफॉर्म होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं चलता। टोटल कोलीफॉर्म, फीकल कोलीफॉर्म, इकोलाई, इंटरकोकी। तो ये अपना लगभग कंप्लीट हो गया है। अब अपन करते हैं थोड़े क्वेश्चंस। कितना टाइम बचा है अपने पास, 1 घंटा हो गया। अब अपन आधी घंटे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फास्ट फास्ट करेंगे, सबके आंसर लगे हुए हैं, समझते चलेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। बाकी तुम्हें कुछ डाउट हो पूरे चैप्टर में, मतलब जो हमने पढ़ा है साथ में उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ा पानी वानी पी लो। तो अपन चलते हैं क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पे, जो क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं देखो, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड बाई। टेम्परेरी हार्डनेस अपने को पता है, कार्बोनेट हार्डनेस वाले को बोलते हैं। अब कार्बोनेट में क्या क्या आते हैं, बाई कार्बोनेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर, तो कोलिफॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, यानी पैथोजेंस को ढूंढना। पैथोजेंस क्या है, पैथोजन को डायरेक्ट ढूंढ नहीं पाते, कोलिफॉर्म के थ्रू ढूंढते हैं। कोलिफॉर्म दो टाइप के होते हैं, फीकल कोलिफॉर्म और नॉन फीकल कोलिफॉर्म। फीकल कोलिफॉर्म का एग्जाम्पल क्या है, ई कोलाई और इंटरकोकी। तो प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन वाटर ग्रेटर देन मोर देन 1.5, तो अपने 1 से 1.5 तो पता ही है कितना चाहिए होता है। ग्रेटर देन 1.5 पे क्या कर देता है, डेंटल फ्लोरोसिस कर देता है। एल्कलिनिटी ऑफ वाटर कैन बी डिफाइंड करेक्टली इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। कह रहा है एल्कलिनिटी का मतलब क्या था, आपने को पता था कि हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करने का मेथड। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन वाटर दैट विल न्यूट्रलाइज द हाइड्रोजन आयन। अगर पानी के अंदर ऐसे आयंस प्रेजेंट हैं जो हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कौन कौन है, OH माइनस है,
CO3 2 माइनस है, HCO3 माइनस है, और भी हैं कुछ HS हैं, NH3 हैं, HS माइनस NH3, ठीक है, लेकिन वो माइनर है, ये मेजर है। एम्पियन इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के लिए मेजर है, बाकी तो ऑप्शन अजीब सी है। माइक्रोबियल क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड वाटर इज मॉनिटर्ड बाई, माइक्रोबियल क्वालिटी कोलिफॉर्म एम्पियन टेस्ट, ठीक है, अपने को आइडिया रहता है। फ्लोराइड 1 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, ये सेफ है। लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर के लिए डेंटल कैविटी हो जाती है। 1.5 से ज़्यादा के लिए क्या हो जाता है, डेंटल फ्लोरोसिस, उसको बोलते हैं मोल्टिंग ऑफ टीथ। और अगर 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो गया तो हड्डियों को भी नहीं छोड़ता, फ्लोराइड बड़ी खतरनाक चीज़ है, तो बोन फ्लोरोसिस हो जाता है। एक्सेसिव फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज, एक्सेसिव फ्लोराइड मतलब वहाँ पर मानते हैं 1.5 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा, मोल्टिंग ऑफ टीथ एंड एम्ब्रिटलमेंट ऑफ बोन्स। 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो गया तो बोन फ्लोरोसिस, ग्रेटर देन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो गया तो मोटलिंग ऑफ टीथ, यानी टीथ को जो डैमेज कर देती है या फिर जो पीला पीला कलर का हो जाता है वो मोटलिंग ऑफ टीथ होती है, उस टाइप से डैमेज करती है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड बाय, टेम्परेरी हार्डनेस की बात कर रहे हैं, कौन करता है, कार्बोनेट हार्डनेस, यानी कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसमें केवल बाइकार्बोनेट से दिया, ठीक है। ब्लू बेबी डिजीज हमने पढ़ा था, मिथेमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन, कौन जुड़ जाता है, NO2, और NO2 कहाँ से आया, नाइट्रेट होता है NO3 माइनस, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, NO2 माइनस में, ठीक है। NO3 2 माइनस होता है क्या भाई, NO3 माइनस होता है, NaNO3, ठीक है, कि NO3 माइनस ही होता है ना, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट नाइट्रेट्स। तो मिथेमोग्लोबिनिया क्यों होता है, ब्लू बेबी डिजीज, मिथेमोग्लोबिनिया इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट की वजह से होता है। और नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बच्चों के आंतों में एक ऐसा चीज़ होती है तो उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, और इसको क्या चाहिए भाई साहब को, ऑक्सीजन चाहिए, तो ये HB की चिप हो जाता है, HbNO2, इसी को बोलते हैं मेथेमोग्लोबिन, और इसी से जो डिजीज होती है उसको मेथेमोग्लोबिनिया। टू सैंपल्स ऑफ वाटर A एंड B, pH 4.44 एंड 6.4 है, यानी दो वाटर सैंपल दिए जिनकी pH की वैल्यू दी हुई है 4.4 एंड 6.4। देन हाउ मेनी टाइम्स सैंपल A इज मोर एसिडिक देन सैंपल B, pH बराबर माइनस log ऑफ H प्लस होता है, H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालो 10 की माइनस 4.4, 10 की माइनस 6.4, और इन दोनों की कंसेंट्रेशन देख के बता दो कि कितना गुना ज़्यादा एसिडिक है, तो वो किससे पता चलेगा, H प्लस की कंसेंट्रेशन से, डायरेक्ट pH से कुछ पता नहीं चलता। द कैल्शियम 2 प्लस कंसेंट्रेशन एंड मैग्नीशियम 2 प्लस कंसेंट्रेशन दे दी है। अब अपने टोटल हार्डनेस निकलवाई है एज ए CaCO3 के रूप में, तो अपन कैसे निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 160 वेट है किसका, कैल्शियम 2 प्लस का, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, कैल्शियम का 40 डिवाइड बाई, ये तो हो गया मोलिकुलर वेट, ये क्या होगा वैलेंसी, प्लस का मैग्नीशियम का कितना दिया है 40 डिवाइड बाई उसका इक्विवेलेंट वेट 11 सोडियम 12 मैग्नीशियम, यानी 24 बटा 2 वैलेंसी, ये कितना हो जाएगा 20, 160 बटा 20 8, प्लस का ये कितना हो जाएगा 12, 40 बटा 12 12 36, 36 और कितना 4 40 3.3, 8 और 3 11.3, इंटू कैसे करेंगे 50 से, क्यों अपने क्या चाहिए, ये तो क्या आ गई, ग्राम इक्विवेलेंट आ गई, इसके किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग, यानी अपन इसको मान लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये क्या था, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, हमने इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिलीग्राम पर लीटर में आ जाएगा, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11×55 550 के लगभग आएगा, तो 567 क्या आ जाएगा मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट की कंसनट्रेशन आ जाती है, टोटल हार्डनेस आ जाती है। इन न्यूट्रल वाटर हार्डनेस इज मेनली कॉज्ड बाई मल्टीवेलेंट कैटायन कैल्शियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस, तो ये अपने को आइडिया है। टर्बिडिटी की लिमिट
आज की डेट में अपने को पता है कितना है, तो चलो वैसे लिख देते हैं। टर्बिडिटी की अगर आपने लिमिट लिखनी है, ये चलो क्वेश्चन नहीं करते हैं अपन इसका, ये करते हैं कि लिमिट कितनी है टर्बिडिटी। एनटीयू में अपन फाइनल करते हैं एफटीयू या एनटीयू, फॉर्मल टर्बिडिटी यूनिट या एनटीयू नेथलीन टर्बिडिटी यूनिट। 1 से 5 एनटीयू। आज की डेट में लिमिट ये है। पीएच 6.5 से 8.5। क्लोराइड्स 1 से 1.5। टोटल हार्डनेस की 500 से, सॉरी टोटल हार्डनेस की बात कर रहा ना, 200 से 600 एलिनिटी बराबर ही। आयरन की एफी ओनली 0.3, एमपीएन की 0। इसकी लिमिट कितनी है, अपने को चाहिए ही नहीं। ठीक है, लिखा है फ्रॉम द डेटा गिवन इट कैन बी इन्फॉर्म्ड वाटर नीड्स रिमूवल ऑफ। कई चीज़ों की रिमूव हो जाएगी भाई। क्लोराइड्स हार्डनेस एंड आयरन वो देख लेंगे अपन। जीरो हार्डनेस किससे अचीव होता है, लाइम सोडा प्रोसेस से नहीं होता। एक्सेस लाइम डाल देंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि उससे तो लाइम लाइम वाली ही लाइम क्या करता है, कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+, एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम को रिमूव नहीं करता, उसको कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। फिर आता है सोडा, जो क्या करता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम को रिमूव कर देता है। आयन एक्सचेंज मेथड हमने पढ़ा था, जीरो हार्डनेस देता है। एक्सेस एलिमेंट लाइम, ये तो क्या करता है, फ्लो बनाता है। ये क्या देता है, एल्किलिटी देता है। ये तो कोगुलेशन फ्लोकुलेशन वाली टेक्निक है, ये तो हार्डनेस वाली टेक्निक ही नहीं है। कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन की टेक्निक है। इससे क्या निकालते हैं, सेडिमेंट्स रिमूव करते हैं। जीरो हार्डनेस तो क्या है, डिजोल्व सॉलिड्स वाले ग्रुप है तो। ठीक है, अब आता है फिर से हार्डनेस चाहिए अपने को, मिलीग्राम पर लीटर में चाहिए। इस बार भाई साहब ने देखो क्या दिया है, कंसनट्रेशन दी है। कई कई तो कईयों की दे दी कंसनट्रेशन, सिंगल वैलेंट की दे दी। अपने क्या चाहिए, मल्टी वैलेंट चाहिए। तो अपने को फोकस इसी पे रखना है। 10/12.2 डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट दे दिया है, प्लस का 55/20 इंटू 50, ये लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टर्बिडिटी मीटर वर्क ऑन द स्केटरिंग प्रिंसिपल। ठीक है, क्या एंटी नेथलीन टर्बिडिटी यूनिट या फॉर्मल टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज डायरेक्टली मेजर्ड बाय द टाइट्रेशन विद द EDTA यूजिंग। हार्डनेस किसी में मेजर करते हैं, ये तो टाइट्रेंट हो गया EDTA। और क्या होता है, एरिक्रोम ब्लैक टी। एरिक्रोम ब्लैक टी पहले क्या करता है, EBT जो होता है पहले ही कैल्शियम 2+ और Mg2+ से बॉन्ड बना देता है और कॉम्प्लेक्स मेटल बना देता है। फिर अपन धीरे धीरे करके EDTA डालते हैं, यानी टाइट्रेंट डालते हैं, और वो छुड़ा ले जाता है कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+ को। वो खुद बॉन्ड बनाना चाहता है, कौन, EDTA, और इनसे छुड़ा देता है, EBT से छुड़ा देता है। तो EBT जब छूट जाएगा, तो पहले तो क्या देता था, इनका कॉम्प्लेक्स कलर बना के रेड वाइन कलर देता था। ठीक है, और जब ये छुड़ा ले जाता है तो अपना खुद का कलर आता है, क्या है वो, एरिक्रोम ब्लैक टी। तो ब्लैक या ब्लू। ठीक है, ये अपने कॉन्सेप्ट पता है। तो इसमें तो ये पूछा है कि बस आपको टाइट्रेंट तो ये यूज होता है, लेकिन इंडिकेटर कौन है, एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। ऑर्गेनिज्म which exhibits very nearly the characteristics of an ideal pathogenic indicator। ईस्चरिया कोलाई, ईश्वर कोलाई, ईस्चरिचिया कोलाई, अपन तो ईश्वर कोलाई पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट किया गया। टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन ए सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम ए सरफेस स्ट्रीम। क्या करते हैं मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट में, 3 टेस्ट करते हैं, 3 पार्ट में करते हैं। प्रिजम्पटिव टेस्ट, कंफर्म टेस्ट और कंप्लीटेड टेस्ट। प्रिजम्पटिव में क्या करते हैं, थोड़ा सा दही डालते हैं, यानी लैक्टोज डालते हैं, और गैस देते हैं बनी की नहीं बनी। फिर इसी के ऊपर कंफर्म टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, 11 प्लेट के अंदर डाल के और बोलते हैं कॉलोनी, देखते हैं कॉलोनी बनी कि नहीं बनी। किस कलर की बनती है, मेटेलिक ग्रीन सीन के कलर की बनती है, मेटेलिक
ग्रीन साइन कलर देती है। फिर आता है इसी को अपन कंप्लीटेड करने के लिए, ये वही है कि नहीं है, फिर से दही डालते हैं, यानी लैक्टोज ग्रोथ। और इंक्यूबेट तो अपन हर में करेंगे, क्यों? क्योंकि टाइम देंगे ना उसको ग्रो करने के लिए या फिर कुछ भी फर्मेंट करने के लिए। तो ये अपन फिर से गैस देखते हैं, गैस निकली तो अपना कंप्लीटेड टेस्ट हो जाता है। प्रिजम्पटिव, कंफर्म्ड, कंप्लीटेड क्या है? मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट है। द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द कंफर्म टेस्ट आर गिवन बिलो। क्या क्या टेस्ट आए भाई देखते हैं। सैंपल साइज के हिसाब से 1.1 और 0.01 ml के हिसाब से नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स आउट ऑफ 5 ट्यूब। 5 ट्यूब में हमने टेस्ट किया था, 4 ट्यूब पॉजिटिव आई, 3 पॉजिटिव आई, 1 पॉजिटिव आई। नंबर ऑफ नेगेटिव कितनी आएंगी? जब 4 पॉजिटिव आएगी तो 1 नेगेटिव आएगी, 3 पॉजिटिव आएगी 2 नेगेटिव आएंगी, जब 1 पॉजिटिव आएगी तो 4 नेगेटिव आएंगी। जब आप लोग पता है। जब अपन किस में चलते हैं, अपन चलते हैं एमपीएन इंडेक्स निकालना है एंड 95% कॉन्फिडेंस लिमिट निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। और पॉजिटिव रिजल्ट्स वही 5 ट्यूब्स यूज्ड पर डायलूशन, 10 ml, 1 ml और 0.1 ml की स्टैंडर्ड डायलूशन का टेस्ट किया गया था। और वो अपने को स्टैंडर्ड टेबल ये प्रोवाइड कर दी है कि 4-3-1, ये देखेंगे 4-3-1 एमपीएन पर 100 ml कितना? 33। ठीक है, 33 आया। ये अपने कोई काम का नहीं है, कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए दिया हुआ है। तो अपन लेकिन अपन ये देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड टेबल थी वो किस पे लिए बनाई थी? 10 ml, 1 ml और 0.1 ml के लिए बनाई थी। और अपना जो अपना सैंपल था उसमें हमने सैंपल जो कंसेंट्रेशन बनाई थी 1 ml, 0.1 ml, 0.01 ml बनाई थी। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको इससे मैच करवाते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ जाने के लिए अपने सैंपल से स्टैंडर्ड सैंपल पर जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो इसको भी 33 वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 330। 33 गुणा 10, और इसका मतलब क्या है? तो आंसर तो आ गया 330। इसका मतलब क्या है कि ये तो डायल्यूटेड सैंपल था, स्टैंडर्ड सैंपल तो उसमें वैल्यू 33 आई है, उसके बराबर हमने हमारे वाले ने बराबरी कर ली है। हमारा तो कंसनट्रेटेड है, उसमें तो और ज़्यादा कंसनट्रेशन आएगी। तो कितनी ज़्यादा आएगी? 10 गुना, क्योंकि 10 गुना ज़्यादा डायल्यूटेड था, अपना 10 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड था, तो अपनी वैल्यू ज़्यादा आएगी। 1 ट्रू कलर यूनिट। ट्रू कलर, कलर किसी प्लेटिनम आयन इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन। वैल्यू 5 से 15 टीस्यू। टर्बिडिटी यूनिट, एथिलीन टर्बिडिटी यूनिट 1 से 5 NTU। बस दो ही हैं इसमें, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में। पीएच दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चाहिए भाई साहब को, तो पीएच वाला 4.1 H+, ये बस मोल्स पर लीटर ध्यान रखना होता है, बाकी तो पूरा कैलकुलेशन का खेल है। 10⁻⁴.1 आया है। जब भाई साहब ने सब आंसर 10⁻5 में दे रखे हैं, 10⁻5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻5 से डिवाइड कर दिया और इसको कैलकुलेटर में चेक कर लिया, कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लिया, 10⁻5 तो आ ही जाएगा। बस ये आंसर आता है 7.94। पीएच और माइनस का लोगो H+ कंसंट्रेशन, H+ कंसंट्रेशन हमेशा मोल्स पर लीटर में, मोल्स पर लीटर में, ये हमेशा ध्यान रखना है, चाहे पीएच हो चाहे पीओएच हो। ठीक है, ये फिक्स डिजॉल्व सॉलिड्स, ये बड़ा तो सिंपल सा चीज़ है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कैलोनाइट क्ले मिनरल्स हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स होगा। ग्लूकोज है, क्या होगा? ऑर्गेनिक सॉलिड्स होगा, यानी ये उड़ भी जाएगा। ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं, गर्म करेंगे 550 पे, फर्नेस में डालेंगे तो उड़ भी जाएगा, और वैसे डिजोल्व होती है ग्लूकोज। NaCl डिजोल्व होती है, MgSO4 डिजोल्व होती है, कैल्शियम क्लोराइड डिजोल्व होती है। तो अपने को टोटल सॉलिड्स और फिक्स डिजोल्व सॉलिड्स निकालनी है। तो फिक्स सब डिजोल्व करेंगे लग रहा है मुझे, तो बस केवल ये डिजोल्व नहीं करेगा। केवल क्ले है, क्ले कैसे डिजोल्व करेगी? ठीक है, तो ये अपना देख लिया। इसमें क्या दिया हुआ है? सोडियम कंसंट्रेशन दी हुई है, कैल्शियम की दी हुई है, Mg की दी हुई है, एल्यूमिनियम की दी हुई है, H2- की दी हुई है, Cl- की दी हुई है। वाटर पीएच भी 7 दे दी है। भाई साहब ने क्या निकलवाया देखते हैं थोड़ा सा। टोटल हार्डनेस चाहिए, मल्टीवेलेंट का टाइम, कैल्शियम 2+, Mg2+ और एल्यूमिनियम तीनों का निकाल लेंगे। पहले क्या निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट इंटू HgCO3 चाहिए, उसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैटायन देख रहा हम कैसे याद करते थे, कैटायन क्या आ रहा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं। और एनहांस नेगेटिव आंसर बोल देंगे फिर। अब
भाई साहब को टोटल हार्डनेस चाहिए, फिर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी चाहिए। अपने को पता है छोटा कौन, कार्बोनेट हार्डनेस। ये क्या होगा, छोटा ही होगा। किनसे, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड टोटल एल्किनिटी, सॉरी, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड टोटल एल्किनिटी, इनका दो मिनिमम हो जाएगा ना। थोड़ा सा यार दिक्कत करता है। तो कार्बोनेट हार्डनेस हम लोग आइडिया लग गया क्या, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड टोटल एल्किनिटी। टोटल हार्डनेस हमने निकाल ली, टोटल एल्किनिटी निकालेंगे, किसे निकालेंगे टोटल एल्किनिटी, CO3 माइनस HCO3 माइनस की कंसनट्रेशन दी हुई है। क्या निकालेंगे, इनके ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट किसके हो जाएंगे, इनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर सम कर देंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग किसके हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के भी हो जाएंगे। और फिर अपने को निकालना है मिलीग्राम पर लीटर में, वेट में, इंटू क्या कर देंगे 50 कर देंगे, तो आ जाएगा मिलीग्राम पर लीटर। क्या आ गई है, टोटल एल्किनिटी आ गई। टोटल हार्डनेस अपने पास थी, तो दोनों का मिनिमम होगा, क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा। और अपने को चाहिए क्या, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कैसे निकालेंगे, टोटल हार्डनेस माइनस का कार्बोनेट हार्डनेस। ये सिंपल सा तरीका होता है। The presence of hardness in excess of permissible limit causes increase laundry expenses, laundry expenses बढ़ जाते हैं। तो अपने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, एल्किनिटी दी हुई है 250, हार्डनेस दी हुई है 350, तो अपने को कार्बोनेट हार्डनेस तो मैं जल्दी से निकाल लूँगा, क्या इन दोनों का छोटा वाला पार्ट 250, टोटल हार्डनेस 350 है, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी हो जाएगी, 350 माइनस का 250, 100 हो जाएगी। वो 250 हो गई कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी होगी, 100 होगी, 250 एंड 100। ठीक है, OH माइनस कंसनट्रेशन दी हुई है, पीएच पूछा है, पहले पीएच निकाल लूँगा फिर पीएच निकाल लूँगा, सिंपल तो है। मिली मोल्स दिया हुआ है, तो 10 के माइनस का 5.6 इंटू मिली मोल्स, 10 के माइनस का 5.6 इंटू 10 के माइनस का 3 मोल्स पर लीटर, बस। फिर पीएच बराबर का माइनस का लॉग ऑफ H प्लस। अब देखो ये बढ़िया सा क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे। भाई साहब ने एस्टिमेशन मेथड बताया और साथ में इंडिकेटर बताया, इंडिकेटर कौन कौन सा यूज़ करेंगे। अजाइड मॉडिफाइड विंकलर मेथड फॉर डिजोल्व ऑक्सीजन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट तो इंडिकेट टाइटेंट यूज़ करते हैं, एंड स्टार्च इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो लिखा हुआ है स्टार्च इंडिकेटर। डाइक्रोमेट मेथड फॉर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, आगे पढ़ेंगे अपन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसके लिए वो तो हमने पढ़ा था। कौन इसका हीरो कौन है, K2Cr2O7, क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है। स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, ऑक्सीडाइजर है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है। और केमिकल, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड था, उसके लिए केमिकल क्या आ गया, K2Cr2O7। इस रिएक्शन का हीरो होता है। इसमें हीरोइन कौन होती है, यानी टाइट्रेंट कौन होता है, वो होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, आगे पढ़ेंगे अपन। और इसकी हीरोइन कौन होती है, यानी वो होती है इसकी फेरोइन। फेरोइन क्या होता है, इंडिकेटर होती है फेरोइन। तो हीरो, फेरस अमोनियम सल्फेट, हीरोइन, फेरोइन, इस टाइप से अपन इसको याद कर लेंगे। K2Cr2O7 एंड डाइक्रोमेट मेथड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, K2Cr2O7, फेरस अमोनियम सल्फेट एंड फेरोइन। फेरोइन क्या हो गई, इसकी इंडिकेटर हो गई। EDTA टेस्ट करते हैं, टाइटेमेट्रिक मेथड फॉर हार्डनेस, साथ में EDTA प्लस एरिक्रोम्प्लेक्टी, एरिक्रोम्प्लेक्टी। मोर्स मेथड और अर्जेंटिनोमेट्रिक मेथड फॉर क्लोराइड्स, क्लोराइड्स के लिए अपन AgNO3 टाइटेंट के रूप में, K2CrO4 जो C था, और इसमें क्लोराइड में C था, तो अपन इसको इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं, K2CrO4। पोटेशियम क्रोमेट, वो था पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2 क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ये टोटल हार्डनेस और एल्किनिटी निकालनी है, आराम से निकल जाएंगी। इसमें तो सीधा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ही दिया हुआ है, ये तो और आसान है अपने लिए। सोचो, इक्विवेलेंट वेट ही दी, इक्विवेलेंट वेट नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट ही दिए हुए हैं। तो कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+, 12 + 18 कितने हो गए, 40 हो गए ना, एक दो नहीं तीन, 30 हो गए, 30 इंटू 50 कितना हो गया, 1500 मिली इक्विवेलेंट। ये क्या हो गए, ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग
यानी कैल्शियम कार्बोनेट की भी इतना ही हो गई 30 ग्राम इक्विलेंट्स, और 50 क्या है उसका इक्विलेंट वेट, तो क्या आ जाएगा 1500, क्योंकि अपने को वेट चाहिए 1500। एल्कलिनिटी प्रेजेंट इन द वाटर, एल्कलिनिटी चाहिए भाई साहब को, किस किस से निकालेंगे, ये एल्कलिनिटी नहीं देगा, ये एल्कलिनिटी नहीं देगा, ये देगा, ये देगा। पीएच वाले से तो कोई निकालने का फायदा नहीं है, पी पीएच निकालो, फिर पी OH निकालो, पी OH कितनी आ जाएगी, 14 में से 8.5 की माइनस किया तो 5.5, और फिर उसे OH माइनस की कंसनट्रेशन निकालो, तो वो किस में आएगी, मोल्स पर लीटर में आएगी। तो ये आप अगर अपने को एग्जैक्ट चाहिए तो निकालना होता है, बाकी ऐसे क्वेश्चन में नहीं निकालना होता है। 5 + 30 कितना आया, 35, 5 + 30 क्या है 35, और 35 × 50, पंजो 25, 5 × 15 17, 1750 आंसर आ जाता है 1750, क्योंकि वो इतने आसपास है नहीं, तो 1750 हमारा आंसर आ जाता है, उससे ज़्यादा ही आएगा थोड़ा सा, लेकिन उसके अगला आंसर तो बहुत ज़्यादा दे रखा है। टोटल हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस के लिए अपन एल्कलिनिटी निकाल लेंगे, और फिर जो मिनिमम है वो कार्बोनेट हार्डनेस निकल के आ जाएगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, एक ही क्वेश्चन आया था थोड़ा, ये देखो। एनारोबिक ट्रीटेड एफ्लुएंट्स हैज एम्पियन ऑफ टोटल कोलिफॉर्म 10⁻6 पर 100 ml। टोटल कोलिफॉर्म है भाई, एनारोबिकली ट्रीटेड एफ्लुएंट्स हैज एम्पियन ऑफ टोटल कोलिफॉर्म हैज 10⁻6 पर 100 ml। आफ्टर क्लोरिनेशन द एम्पियन वैल्यू डिक्लाइन टू 10⁻2 पर 100 ml। द परसेंट रिमूवल एंड लॉग रिमूवल टोटल कोलिफॉर्म एम्पियन। तो इसका बस कोई मेथड तो नहीं है भाई, अगर परसेंटेज रिमूवल पूछा है तो 10⁻6 माइनस का 10⁻2, इतना रिमूव कर दिया, उठा कितना 10⁻6, तो ये तो अपन सिंपल सा कर देंगे। परसेंट लॉग रिमूवल क्या होता है, पहले लॉग ले लो, इसका लॉग 10 लूँगा तो 6 माइनस का 2, लॉग रिमूवल कहते हैं 4 आ जाता है इसका। क्या कॉन्सेप्ट है, वैसे ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि लॉग में कितना हटा दिया आपने, तो लॉग रिमूवल पहले कितना था 6 था, अब लॉग रिमूवल 2 बचा, हटा कितना दिया 4। वाटर सैंपल हैज ए पीएच ऑफ 9.25 पीएच था, और हाइड्रोक्सिल आयन पूछा भाई साहब ने, मतलब OH माइनस पूछा है। इससे अगर मैं डायरेक्ट निकालूंगा तो H+ की कंसनट्रेशन आएगी, फिर OH माइनस कैसे निकालूंगा, इसलिए मैं पहले क्या निकाल देता हूँ, पीओएच निकाल दूंगा। पीएच + पीओएच कितना होता है 14, तो 9.25 माइनस का 14, 9 4 13, 4.75, इससे मैं OH माइनस की कंसनट्रेशन निकाल लूँगा, इसमें आएगी मोल्स पर लीटर में आएगी, बस वो इसी में थोड़ा सा खेल जाता है, ठीक है। आपको इसको चेंज कर लेना, अगर मोल्स आ गए तो आपको अगर मोल्स पर लीटर, मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, आप वेट में निकलवा रहे हैं तो मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया करो, ये आ जाता है। तो अपना आसान से है, इसको तो बस निकाल ले जाओगे तुम। टाइट्रेंट पूछा है, एल्कलिनिटी के लिए टाइट्रेंट, एल्कलिनिटी क्या है, बेसिसिटी वाली चीज़ है, H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए अपने को, H+O4, H2SO4। हार्डनेस के लिए EDTA, क्लोरीन के लिए AgNO3, डिजोल्ड ऑक्सीजन के लिए सोडियम थायोसल्फेट। अभी N40 N35 N50 क्यों लिए गए, ताकि अपन जितना टाइट्रेंट यूज़ हो सके उसके डायरेक्ट वो इक्वेशन लिख के आ जाए कि अगर 1 ml आपका टाइट्रेंट यूज़ हुआ है तो डायरेक्ट आपकी या तो एल्कलिनिटी लिख के आ जाए HCl3 के रूप में, ठीक है। तो एल्कलिनिटी और हार्डनेस के लिए तो ये हो जाता है कि HCl3 के रूप में हमें डायरेक्ट एल्कलिनिटी मिल जाती है कि 1 मिलीग्राम एल्कलिनिटी है, इसके लिए अपन ये N50 और ये सब यूज़ करते हैं। क्लोरीन और डिजोल्ड ऑक्सीजन के लिए भी ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है, ताकि अपने वहाँ पे टाइट्रेंट का वॉल्यूम देखते ही अपने को आइडिया लग जाए कि जो भी अपन चीज़ निकालना चाह रहे हैं वो कितनी है, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ज़्यादा कैलकुलेशन करके हमने पहले ही नॉर्मेलिटी डिसाइड कर लिया। सम ऑफ द नॉन टॉक्सिक मेटल्स नॉर्मली फाउंड इन नेचुरल वाटर आर, नॉन टॉक्सिक मेटल पूछा है, आयरन मैग्नीज मैग्नीशियम पता ही है अपने को, इसमें तो मरकरी हो गया टॉक्सिक, सिल्वर सोडियम कैल्शियम टॉक्सिक हो गई कहीं, कैडमियम टॉक्सिक हो गया, कैडमियम क्या देता है, इताई इताई, आर्सेनिक क्या देता है, ब्लैक फुट डिजीज करवाता है, ब्लैक फुट डिजीज करवाता है। लेड PB, लेड कहाँ मिला था, मैगी में मिला था, क्या करता है, बड़ा ही खतरनाक है,
नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और एनीमिया भी कर देता है। और कहाँ मिलता है एमएके के अलावा? CFL में, CRT मॉनिटर्स में मिलता है। ठीक है। मरकरी मरकरी से क्या होने से डिजीज? मिनीमाता डिजीज। कैल्शियम हार्डनेस देता ही है, सोडियम सूडो हार्डनेस देता है, सिल्वर पता नहीं, कैडमियम क्या देता है? इताई इताई। क्रोमियम क्या देता है? पता नहीं। कॉपर क्या देता है? ज़्यादा कॉपर हो जाता है तो लंग्स में डिफेक्ट करता है। आयरन कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीशियम कोई दिक्कत नहीं। हार्डनेस देते हैं। आयरन मैग्नीज की लिमिट अपने को पता ही है, थोड़े थोड़े चाहिए होते हैं पानी में। आयरन 0.3, मैग्नीज 0.1 से 0.3 लिमिट है। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बड़े आसान रहते हैं। क्या पूछा है? फॉर द सैंपल ऑफ वाटर विद द आयनिक कंपोजिशन शोन इन द फिगर बिलो द कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस पूछी है। तो सिंपल कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस पूछी है तो आपने पहले क्या निकालेंगे? टोटल हार्डनेस एंड टोटल एलिनिटी। इनका जो मिनिमम आ जाएगा वो क्या निकाल हो जाएगा? कार्बोनेट हार्डनेस CH। और फिर अपन NCH कैसे निकालेंगे? अरे वो तो सिंपल है, टोटल हार्डनेस में से कार्बोनेट हार्डनेस माइनस कर लेंगे। तो पहले इनसे क्या निकालेंगे? टोटल हार्डनेस। मिली इक्विवेलेंट में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। कितना है? 4 + 1 5, 5 × 50 कितना हो गया? 250 मिलीग्राम पर लीटर हो गया। और HCO3 माइनस ये तो केवल अकेला ये देगा एलिनिटी 3.5, 3.5 × 50, 25 5 से 15 16 17, लेकिन ये 175 होगी। वो कितनी आई थी? 250, 250 माइनस का 175। ये कितनी? 250 175 में से पहले तो मिनिमम कर लो, कर लेंगे। यानी कार्बन हार्डनेस कितनी होगी? 175 हो गई। और फिर नॉन कार्बन हार्डनेस कितनी होगी? टोटल हार्डनेस कितनी आई थी? 250 माइनस का कार्बन हार्डनेस 175, 250 माइनस का 175 कितना हो गया? 25 + 50 75। तो ये आंसर आ जाता है 175 75। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल हार्डनेस और टोटल एलिनिटी का मिनिमम कार्बन हार्डनेस है। बस जल्दी से अपने को निकाल के आगे बढ़ जाना है। अब देखो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स निकाले हैं। एक ग्राउंड वाटर सैंपल वाज फाउंड टू कंटेन 500 मिलीग्राम पर लीटर। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स पूछे हैं, ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स दिए हुए हैं 500 मिलीग्राम पर लीटर में। अब भाई साहब ने क्या पूछा? TDS पूछा है इन परसेंटेज, मतलब 500 मिलीग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन दी हुई। अब कहा TDS परसेंटेज में निकाल के बताओ। 500 मिलीग्राम, ठीक है। पानी का 1 लीटर, 1 लीटर में कितना मान सकते हैं अपन? पानी का 1 लीटर 1 kg के बराबर ही होता है। तो कितना हो जाता है? 1 kg यानी 1000 ग्राम। 500 इंटू मिलीग्राम है 10⁻³ अपॉन का 1000 इंटू 100 कर देते हैं। ये तो 500 इंटू 2 तो हो गया, 50 हो गया। कितना परसेंट आ जाता है? कुछ आ जाता होगा परसेंट, छोटा मोटा 0.5% आ जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट। ये भी PH OH POH PE इन पे डिपेंड है। तो हमने सारे लगभग क्वेश्चंस अच्छे अच्छे कर लिए हैं। एक दो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल रिवील्ड दैट द सैंपल कंटेंट्स द फॉलोइंग स्पीसीज। हमने वाटर सैंपल का एनालिसिस किया और उसमें पता चला कि ये इसमें स्पीसीज हैं, मतलब ये आयंस हैं उसके अंदर, CO3 - यानी ये सब चीज़ें हैं। कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द स्पीसीज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एल्कलिनिटी। क्या एल्कलिनिटी के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? एल्कलिनिटी के लिए अपने को हाइड्रोजन आयन को या हाइड्रोनियम आयन को न्यूट्रलाइज कराना है। हाइड्रोजन आयन बोल दो या इसको हाइड्रोनियम आयन बोल देते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कराना है। CO3 - करा देगा न्यूट्रलाइज। और कौन करा देगा? HCO3 - करा देगा, OH- करा देगा। ये तो अपने को पता है, HCO3 - HCO3 और OH-। H+ भी इसमें दिया हुआ है क्या? दिया हुआ नहीं, लेकिन अपने को पता है कि H+ की कंसंट्रेशन भी अपन माइनस करते हैं। न्यूट्रलाइज द एसिड और हाइड्रोजन आयन, अपन क्या दिखते हैं इसमें? OH- प्लस का 2 टाइम्स ऑफ CO3 क्योंकि 2 हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज करता है, प्लस का HCO3 की कंसंट्रेशन माइनस का H+ की कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पीएच पूछा है,
माइनस log ऑफ एच प्लस की कंसनट्रेशन कैसे आएगी, मोल्स पर लीटर में। वैसे इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। एच प्लस सी एल माइनस में टूटेगा, कुछ कुछ कंसनट्रेशन दे रखी होंगी, एच प्लस की कंसनट्रेशन में मोल्स पर लीटर आ जाएगा, उससे अपन पीएच निकाल लेंगे। ठीक है, एच सी एल प्लस बराबर एच प्लस सी एल माइनस एच एल के जितने मोल्स होंगे उतने ही एच प्लस के मोल्स होंगे। तो एच एल के मोल्स निकाल दो, क्योंकि उसमें क्या दे रखा होगा, उसमें वेट वेट दे रखा होगा, तो एच एल के मोल्स निकाल दो, उतने ही मोल्स क्या होंगे, एच प्लस के मोल्स होंगे। बस मोल्स पर मोल्स तो चाहिए अपने को, मोल्स पर लीटर, सिंपल सा है। भी अपने क्लोरीनेशन अभी पढ़ा नहीं है डिसइंफेक्टेंट, लेकिन HOCl मोस्ट डिसइंफेक्टेड होता है, 80 टाइम्स मोर डिसइंफेक्टेड देन OCl माइनस। ये अपने को पता होना चाहिए। आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर PKW कितना होता है, 14 होता है, तभी तो पीएच प्लस POH कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। इफ रेन वाटर सैंपल है जो पीएच ऑफ 5.6, रेन वाटर सैंपल का पीएच कितना है, 5.6 है। द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पूछा है, सिंपल सा है, पीएच है तो POH निकाल लेंगे, 14 माइनस का 5.6 कितना आ जाएगा, 0.4, और कितना आ गया, 14 में 6 गया 8, 8.4 तो आ जाएगा, 6 4 10 8, हाँ 8.4 आ जाएगा। POH क्या है, POH और OH माइनस की कंसंट्रेशन पूछिए, माइनस का लोगो OH माइनस ये तो होता है, तो कितना आ जाएगा, 10 के माइनस का 8.4 मोल्स पर लीटर आ जाएगा। अब इसको आगे किसमें पूछा, 10 के माइनस मोल्स पर लीटर में पूछा है, इसको मैं क्या कर दूंगा, 10 के माइनस 9 से मल्टीप्लाई, 10 के माइनस से डिवाइड, ये तो अपना वो चाहिए, क्या बचा अपना, 10 के माइनस का 8.4 डिवाइड बाई 10 के माइनस का 9। ठीक है, इसको मैं कर लिया, 10 के बाद 9 माइनस का 8.4, इसको मैं कैलकुलेट से मैं कर लूँगा कि 10 का 0.6 कितना होता है, इंटू 10 का माइनस 9, तो चाहिए ये आंसर आ जाता है। ठीक है, alkalinity of water in equivalent per liter is given by HCO3 minus 2 times of CO32 minus OH minus minus H plus, तो ये होता है इक्विवेलेंट्स में, यानी ये चीज़ भी बढ़िया लगी मुझे, अगर इक्विवेलेंट्स पर लीटर में हो तो शायद ऐसे लिखा जाता है, HCO3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ CO32 माइनस प्लस OH माइनस माइनस का H प्लस, और फिर आगे दिए हुए इसने कंसनट्रेशन दी हुई है मोल्स पर लीटर में, मोल्स पर लीटर में कंसनट्रेशन दी हुई है। तो भाई साहब ने क्या पूछा है, जब पीएच दी हुई है, सब दिया हुआ है, तो एल्कलिनिटी पूछी है एज ए CaCO3 के रूप में मिलीग्राम्स पर लीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे, फिर फाइनली 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला दिया हुआ भाई साहब ने, सही यही एल्कलिनिटी है। HCO3 माइनस का क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट्स पर लीटर निकालेंगे, क्या है इक्विवेलेंट वेट का, यानी ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को ही क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे, क्या, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, सब लिखा हुआ, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट क्या, वेट डिवाइड बाई वैलेंसी, तो बड़ा ही आसान से है, 1 मोल ऑफ HCO3 माइनस 2 मोल्स ऑफ CO2 माइनस, वो वाला यूज करना है अपने को, जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो यूज करना है, बस उसमें वैल्यू किस में रखनी है, ग्राम इक्विवेलेंट्स में। ये देखो सिंपल सा है, ये हमारे सैंपल का था, 5 3 1 ढूंढेंगे अपन पॉजिटिव ट्यूब, 5 3 1 ये रही 110, अब यहाँ से यहाँ तक आने में 0.01 से 10 आने में 1000 से मल्टीप्लाई किया था, 1000 से मल्टीप्लाई अपन इसमें भी कर देंगे, 110 इंटू 1000 कितना आ जाता है, 1,10,000। ये सिंपल है, ग्रेविमेट्रिक का है कि सस्पेंडेड सॉलिड्स डिजॉल्व सॉलिड्स कैसे निकालेंगे, ये अपने को पता होना चाहिए, इसको कर सकते हो तुम आराम से। अब देखो जैसे ये कोई वाला क्वेश्चन बनाया था हमने, हार्डनेस जो कैसे निकालते हैं, द हार्डनेस ऑफ ए वाटर सैंपल इज मेजर्ड डायरेक्टली बाय टाइट्रेशन विद EDTA सॉल्यूशन, एरिक्रोम सॉरी इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA यूजिंग एरिक्रोम ब्लैक टी एज एन इंडिकेटर, बता दिया भाई साहब ने पूरा। फिर EBT reacts and forms complex with that equivalent divalent metallic anions present in the water, जो हार्डनेस के लिए तो कैल्शियम 2 प्लस
एंड मैग्नीशियम 2+ जो रहते हैं उनका कौन रिएक्ट कर देता है पहले? पहले कर लेता है EBT, फेरिक्रोम ब्लैक टी, और क्या बना देता है? द EBT रिएक्ट्स विद reacts and forms complexes, किस कलर की? वाइन रेड कलर की, रेड वाइन कलर की बना लेता है। ड्यूरिंग टाइट्रेशन EDT क्या करता है? रिप्लेस करता है किनको? जो भी कॉम्प्लेक्स बनाया था, तो उसमें से EBT को रिमूव कर देता है और खुद जुड़ जाता है। When the replacement of EBT is complete at the end point of the titration, the color of the solution changes from wine red to black blue। ये अपने को आइडिया पता है। क्या लिखा देखो, EBT अभी ब्लैक है, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+ और EBT मिलके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, वो वाइन कलर का हो जाता है। EDT आता है, EDT रिप्लेस करता है किसको? EBT को। कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ को छुड़ा के ले जाता है कौन? EDTA। कहाँ से? EBT से। और EBT का जो नेचुरल कलर है वो ब्लैक ब्लू वो कलर आ जाता है, तो वाइन रेड से ब्लू। ये भी सिंपल हार्डनेस का सिंपल सा सवाल है। आजकल वो इक्विवेलेंट में खेलने लग गया है, ग्राम इक्विवेलेंट्स में। अपने को अपन तो शुरू से ही ग्राम इक्विवेलेंट्स में ही खेल रहे हैं, तो अपने को चीज़ें आइडिया है। ये सिंपल क्वेश्चन है, पीएच का क्वेश्चन है। HNO3 H+ NO3- HNO3 का मोल्स निकाल लो, उतने मोल्स H+ इसके हो जाएंगे, और मोल्स पर लीटर ही अपने को फॉर्मूले में रखना होता है। कौन से फॉर्मूले में? पीएच बराबर का माइनस log ऑफ H+ में मोल्स पर लीटर रखेंगे, और मोल्स कैसे निकालेंगे? HNO3 के मोल्स निकाल लो, उतने ही H+ के मोल्स हो जाएंगे। कार्बोनेट हार्डनेस, टोटल हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है? कहाँ पर कार्बोनेट हार्डनेस होती है, यही पूछता रहता है। टोटल हार्डनेस अपन निकाल लेंगे, क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐड कर दिए, किसके हो गए? एनी अदर थिंग के, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के हो गए, इनटू अपना 50 कर देते हैं। तो ये अपने को आसान सा हो गया। वाटर बोर्न डिजीजेज कॉल्ड बाई वायरल, यानी वायरस से। वायरस से हमने दो चीज़ें देखी है, पोलियो एंड हेपेटाइटिस। पोलियो, हेपेटाइटिस बस ऐसे ढूंढ लो। कोलेरा हमने किस में देखा है? बैक्टीरिया में देखा है। टाइफाइड किस में देखा है? BACTERIA। बैसिलस डिसेंट्री ये नहीं है, C से कोलेरा और T से टाइफाइड, ये बैक्टीरिया से होती है। बाकी पोलियो और हेपेटाइटिस वायरस से होता है। तो ये अपना क्वेश्चंस सारे कंप्लीट हो गए अपने। तो ये अपना वाटर ट्रीटमेंट नहीं, वाटर की प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट करी है। कल अपन पढ़ेंगे वाटर को ट्रीटमेंट करना। और एक अपना छोटा सा पार्ट ये बचा हुआ है, डिस्पोजल ऑफ स्लज एफ्लुएंट्स। कोई बंदा जो रेगुलर है वो मुझे बताना कि हमने ये पढ़ा तो नहीं ना अभी तक, स्टीटर फेल्स पर इक्वेशन पढ़ी नहीं ना? स्टीटर फेल्स पर और इस टाइप की ये DO के जो जोन ऑफ पॉल्यूशन होते हैं रिवर में, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी, जोन ऑफ क्लियर वाटर, हमने पढ़े नहीं ना? कल एक चैप्टर इसका ले लेंगे, 4-5 क्वेश्चन हैं इसके, ये भी कर लेंगे। फिर अपना ये पेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, जो कि है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, और वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, सिंपल। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल।